अगर स्टोरी अपलोड करने से अगर ऑथर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक न मारे। आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम आपकी स्टोरी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज पहले ही स्ट्राइक न मारे। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और अगर स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते वे लोग इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक चैनल के में मेन पेज पे दिया गया है। स्वागत है आपका हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर। आप देख रहे हैं इनफिडेलिटी इन लव, एपिसोड 71 से 80। शेखर, आखिर तुम्हें हुआ क्या? तुम अचानक से इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगे? मुझे पता है तुम्हें इस वीडियो को देखकर थोड़ा शौक लगा होगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा बर्ताव करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? काव्या शर्मा को इस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अंदाजा लगाया था कि शेखर मीरा और अनुराग को एक साथ देखकर थोड़ा हैरान तो जरूर होगा, लेकिन शेखर को इस वक्त जैसी अचानक से इरिटेशन और बेचैनी हो रही थी, वैसा काव्या ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या काव्या, तुम्हारी खाने का मतलब क्या है? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या तुम्हें नहीं लगता ये बात तुम्हारे लिए भी चिंता करने वाली है? अगर तुम्हें ये ओवर रिएक्शन लगता है तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त जो भी कह रहा था वह तुम्हारे और मीरा शर्मा के बीच में मौजूद रिश्ते को देखते हुए ही कह रहा था। शेखर इस वक्त अचानक से मीरा और अनुराग को देखकर इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था कि वह बिना कुछ सोचे समझे अपने मन की बातें बोलने लगा था। न जाने क्यों उसे मीरा शर्मा को शेखर के साथ बातें करता देख अंदर से एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। वह भी तब जब सुबह सुबह मीरा शर्मा ने शेखर को सीधे तौर पर यह कह दिया था कि उसे शेखर के उसके करीब होने या फिर न होने से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो कि बात शेखर को दिल पर जाकर लगी थी, क्योंकि वो आज तक यही सोचता था कि मीरा शर्मा उसे एक तरफा प्यार करती है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे मीरा ने उसके सामने आकर पिछले बार हुए ब्रेकअप के लिए उसे सफाई मांगने या फिर उसे बिना मतलब की माफी मांगकर वापस से रिलेशनशिप में आने के बजाय उसने शेखर को सीधे इग्नोर ही कर दिया। ये बात शेखर को काफी तकलीफ पहुंचा रही थी। ऊपर से अभी अभी इस वीडियो को देखकर शेखर अपनी दिल की बात अपने मन में नहीं रख पाया और बिना कुछ सोचे समझे काव्या शर्मा के सामने ही अपनी इन बातों को बोल पड़ा। हालांकि जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया और इसीलिए तुरंत उसने बात पलटकर अपने द्वारा कही गई सभी बातों को काव्य शर्मा के हित में ही बताते हुए आगे कहने लगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे मीरा शर्मा से कोई फर्क पड़ता है? मैं तो बस इसलिए बेचैन हो रहा था कि कहीं अगर मीरा और अनुराग के एक साथ आने की बात सच में सही निकली तो फिर इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है। वैसे ही तुमने आज सुबह ब्रेक के टाइम में देखा ही था लाइब्रेरी में क्या हुआ था। क्या तुमने देखा नहीं था कैसे रिया कपूर, जिसे कि मीरा शर्मा से कुछ समय पहले तक किसी तरीके का कोई मतलब नहीं था, वो आज अचानक से लाइब्रेरी में आकर मीरा शर्मा को डिफेंड करने लगी और यहां तक कि हम सभी लोगों को धमकाया भी। क्या तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब नहीं लगता? मुझे तो कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से हमें मीरा शर्मा से सावधान रहना चाहिए। और हाँ, वैसे तो मुझे यकीन है कि अनुराग और मीरा के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी हमें इसकी कंफर्मेशन करनी जरूरी है, जिसके लिए मैं खुद जाकर अभी और इसी वक्त अंदर की बात मालूम करता हूँ। अचानक अपनी बात काव्य से कहने के साथ ही शेखर तुरंत डिनर टेबल पर रखी हुई अपनी कार की चाबी उठता है और सीधे रेस्टोरेंट के मेन एग्जिट की तरफ बढ़ता है, जिसे अचानक से अपना रेस्टोरेंट का आज का काव्य शर्मा के साथ का प्लान छोड़कर यूं वहां से जाते हुए देखा। काव्य उसे पीछे से आवाज लगती है और कहती है, क्या शेखर, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं समझ गई। तुम इस वक्त जो भी कह रहे थे वो सब मेरे भलाई के लिए ही था, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम अभी मेरे साथ यहाँ आज का अपना डिनर का प्लान कैंसिल करने के तो बारे में नहीं सोच रहे, ताकि तुम उसे मीरा शर्मा के पीछे जाकर यह अपना जो भी अंदर की इंफॉर्मेशन है वो निकलवा सको? अपने बॉयफ्रेंड शेखर को अचानक से इतना अजीब बर्ताव करता देख काव्या शर्मा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और हल्के से गुस्से भरी आवाज में शेखर से वहां से न जाने की बातें रहती है। हालांकि पता नहीं शेखर ने काव्य की बातें सुनी नहीं थी या फिर वो सुनना नहीं चाहता था, लेकिन शेखर काव्या शर्मा के बार बार पीछे से आवाज लगाने के बावजूद भी रुका नहीं और ना ही उसने पलटकर एक भी बार पीछे देखा। वो सीधे रेस्टोरेंट के मेन एग्जिट से होता हुआ पार्किंग लॉट में चला गया
जहां दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई काव्य अपनी दोस्तों के साथ शेखर को वहां से जाते हुए देखती रही। काव्य, यह क्या हुआ? क्या इस वक्त शेखर तुम्हारी बातों को साफ साफ इग्नोर करता हुआ तुम्हारे मना करने के बावजूद भी वहां से चला गया? आखिर उसे हुआ क्या है और वो अचानक से इतना अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहा है? तुमने बिल्कुल सच कहा, शेखर सच में काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। आखिर इस हुआ क्या है? काव्य, मेरी दोस्त, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब से उसने फोन में मीरा शर्मा और अनुराग के साथ वाली वीडियो देखी है तब से वो अजीब बर्ताव करने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 महीने तक नाटक करते करते शेखर को सच में मीरा शर्मा से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें बकवास करने के सिवाय और कुछ भी नहीं आता? यह क्या बिना मतलब की बातें किए जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर तुम्हें ये समझ ना आए कि कहाँ क्या बात करनी है और क्या नहीं, तो बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखा करो। मुझे यकीन है शेखर कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। वह मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। उसके दिल में मीरा शर्मा जैसी लड़कियों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं कैसे सिर्फ मेरे एक नॉर्मल सी बात पर वो मीरा शर्मा को डेट करके झटके में उसके साथ ब्रेकअप करने तक को तैयार हो गया? क्या तुम्हें सच में लगता है जो शेखर सिर्फ मेरे लिए ऐसी हरकत कर सकता है वो कभी मेरे सामने उस मीरा शर्मा को पलट कर देखेगा भी? रेस्टोरेंट की उसे डिनर टेबल पर साथ बैठी हुई अपनी दोस्त में से एक लड़की की कही गई बातों को सुनते ही काव्य अचानक से चिढ़ जाती है और बड़े ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन भरे अंदाज में अपनी दोस्त पर ही चिल्ला चिल्ला कर शेखर के कैरेक्टर के बारे में गवाही देने लगती है और यह बताने लगती है कि कैसे शेखर उसके सामने कभी भी मीरा शर्मा जैसी लड़की को प्रेफरेंस नहीं देगा और वो सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता है, यानी कि काव्य सिर्फ और सिर्फ काव्या शर्मा से। अचानक से काव्या शर्मा को इतनी ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में देखकर काव्य की एक और दोस्त ने बीच में आने का फैसला किया और जिस लड़की ने काव्य से कुछ समय पहले सवाल पूछा था उसे अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा करते हुए काव्य से कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा काव्य, बिल्कुल जैसा तुमने कहा। शेखर सच में तुमसे प्यार करता है और मुझे भी यकीन है वो कभी भी तुम जैसी इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की के सामने किसी और लड़की की तरफ पलट कर देखेगा भी नहीं। हमारी इस दोस्त को इस बारे में मालूम नहीं है कि शेखर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, इसीलिए यह ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही है। काव्य ने इस बार अपनी दोस्त की कही बातों को सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और बस रेस्टोरेंट के उस मेन गेट की तरफ देखती रही जहां से अभी अभी शेखर बड़े ही हड़बड़ाहट में निकला था। अपने दोस्तों के सामने कहने के लिए तो काव्य ने बड़े ही अकर में शेखर के खिलाफ कुछ भी गलत कहने वाली अपनी दोस्तों को बहुत ही भला बुरा सुनाया था, लेकिन आखिरी में जब वह भी इस बारे में शांति से 2 पल सोचती है तो कहीं ना कहीं उसे भी अपने दिल के अंदर अपनी दोस्तों की कही हुई बातें हल्की सी सही लगती हुई नजर आ रही थी। न जाने क्यों, लेकिन शेखर का अजीब बर्ताव देख काव्य के मन में भी थोड़ी सी शंका आने लगी थी। कहीं सच में शेखर मीरा को लेकर ज्वेलर्स तो फिल नहीं कर रहा? काव्य के मन से आ रही आवाज। दूसरी ओर स्कूल से मीरा शर्मा के टाउन जाने वाले हाईवे पर अनुराग की लाल रंग की स्पोर्ट्स कार लगातार एक ही रफ्तार से आगे की ओर बढ़ते जा रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इस वक्त अनुराग बार बार सामने फ्रंट में लगी छोटी सी एक कर की साइड मिरर में अपनी तिरछी निगाहों से मीरा शर्मा के चेहरे देखा करता। इस वक्त गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड बना हुआ था। कार में बैठा हुआ कोई भी शख्स कुछ कह नहीं रहा था। वहीं उसे गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा एक्साइटेड शीतल भी इस वक्त न जाने अपने फोन में क्या हेर फेर कर रही थी कि वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थी। ओ माय गॉड, अभी तो लगभग पूरा स्कूल सिर्फ और सिर्फ मीरा और अनुराग के बारे में ही बातें कर रहा है। ये तो सच में काफी मजेदार और एक्साइटिंग सिचुएशन है। लगता है आज मीरा का नाम एक ही दिन में पूरे स्कूल में फेमस हो जाएगा। इससे पहले कि मीरा को ये सभी बातें किसी और से पता चले, उसकी दोस्त होने के नाते मुझे अकेले में समय मिलने के बाद मीरा को ये बातें बतानी चाहिए। दरअसल यहाँ मीरा की दोस्त शीतल, जो कि स्कूल के लगभग हर एक ग्रुप चैटिंग्स में मौजूद थी, वो करके अंदर बैठे हुए उस ब्रेकिंग न्यूज वाली वीडियो पर कमेंट कर रही थी और जो भी उसे मिस्टीरियस लड़की के बारे में पूछता उन्हें मीरा शर्मा का नाम बार बार रिकमेंड कर रही थी और बगल में खड़ी दूसरी लड़की को उसकी बेस्ट फ्रेंड शीतल का नाम दे रही थी, जो कि वो खुद थी। और जिन सभी बातों के बारे में ना ही आगे बैठे मीरा शर्मा और ना ही अनुराग को कुछ भी अता पता था। इन सभी चीजों में शीतल को इस वक्त इतनी ज्यादा मजे आ रहे थे कि वो कार के अंदर बैठी हुई
आगे की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल भूल ही चुकी थी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, मीरा शर्मा? ना, नहीं। क्यों? तुमने ऐसा क्यों पूछा, अनुराग? नहीं, मैं कब से नोटिस कर रही हूं। तुम कार की साइड वाली मिरर में बार बार अपनी तिरछी नजरों से मेरा चेहरा देखकर काफी ज्यादा मुस्कुराए जा रहे हो। इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है, शायद मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा लगा हो जिसे देखकर तुम्हें बार बार हंस रहे हो। नहीं, नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें नहीं, मैं तो कार की साइड वाली मिरर में इसलिए देख रहा था ताकि मुझे साइड से आ रही गाड़ियों के बारे में मालूम हो सके। तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल लोग बिल्कुल पागलों की तरह गाड़ियां चल रहे हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन कहां से अपनी गाड़ी निकाल कर ले आए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लगता है तुमने इसका गलत मतलब निकाल लिया। हाँ हाँ हाँ। अनुराग ने तुरंत अपने चेहरे पर एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ मीरा शर्मा की बातों को पूरी तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करी। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। हालांकि उसके इस जवाब से मीरा शर्मा कुछ ज्यादा खास संतुष्ट नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मीरा शर्मा ने सीधे तौर पर अनुराग से सवाल किया। जिस पर एक पल के लिए कुछ भी ना खाने के बाद अनुराग अचानक से मीरा शर्मा की ओर देखता है और उससे सवाल पूछता है। मीरा, मैं ये जानता हूं कि तुम इस वक्त बाहर से चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना दिख रही हो, लेकिन पिछले 2 महीना में तुम्हारे साथ जो हुआ उसके वजह से तुम्हें तुम्हारे दिल में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई होगी। मुझे वो सारी बातें पता है जो तुम्हारी बहन काव्य और उसके कहने पर शेखर ने जो तुम्हारे साथ किया। हालांकि मैं तुम्हें उसे समय भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे समय देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम शेखर के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुकी हो, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी कही गई बातें भी समझ नहीं आ रही थी और इसके बाद तुम्हें काफी सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं उन दिनों कुछ ज्यादा ही ना समझ हो गई थी। हालांकि तुम मुझे से आखिरकार पूछना क्या चाहते हो? वो दरअसल मीरा, मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि क्या तुम अभी भी शेखर को पसंद करती हो? क्या मीरा, मैं ये जानता हूँ कि तुम इस वक्त बाहर से चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना दिख रही हो, लेकिन पिछले 2 महीना में तुम्हारे साथ जो हुआ उसके वजह से तुम्हें तुम्हारे दिल में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई होगी। मुझे वो सारी बातें पता है जो तुम्हारी बहन काव्य और उसके कहने पर शेखर ने जो तुम्हारे साथ किया। हालांकि मैं तुम्हें उसे समय भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे समय देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम शेखर के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुकी हो, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी कही गई बातें भी समझ नहीं आ रही थी और इसके बाद तुम्हें काफी सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं उन दिनों कुछ ज्यादा ही ना समझ हो गई थी। हालांकि तुम मुझे से आखिरकार पूछना क्या चाहते हो? वो दरअसल मीरा, मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि क्या तुम अभी भी शेखर को पसंद करती हो? क्या तुम्हारी इस सवाल का मतलब क्या है कि मैं शेखर में इंटरेस्टेड हूं या फिर नहीं? और तुमने अचानक से यह सवाल क्यों उठाया? अनुराग के सवालों को सुनते ही मीरा शर्मा ने बड़ी ही आश्चर्य के साथ उसके ऐसा सवाल पूछने के पीछे की वजह पूछी और वो आखिर इस वक्त इस बात को यहाँ क्यों ला रहा है। इस पर अनुराग एक पल के लिए चुप होकर पीछे पलट कर देखता है तो मीरा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड शीतल अभी भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपने फोन में पूरी तरीके से मगन थी और उसका ध्यान इन दोनों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद अनुराग ने एक पल के लिए चुप रहने के बाद मीरा की तरफ देख उससे कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है मीरा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। बस इतनी सी बात है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इस सब से गुजरो जिससे तुम कुछ दिनों पहले गुजरी हो। मैं नहीं चाहता कि सीकर की वजह से एक बार फिर से तुम्हें कोई सदमा पहुंचे और फिर से तुम्हारी उसे कर एक्सीडेंट जैसी कोई चीज हो जिसमें तुम्हारी जान पर बात बनाई थी। इसलिए मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या अब भी उस शेखर को पसंद करती हो? मैं तुमसे बस ये सब इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें और सफर करता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। तुम मेरी बातों को एक दोस्त जिसको तुम्हारी परवाह है उसके तौर पर ले सकती हो। मेरे हिसाब से तुम्हें शेखर और काव्य से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो दोनों जितना देखते हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं यह नहीं कह रहा कि वो पावर या फिर पैसों से कोई उतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन वो लोग अपनी माँ की चाहत को पूरी करने के लिए बड़ी ही घटिया हद तक जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है और मुझे यकीन है इसके बारे में तुम्हें भी अंदाजा होगा। मीरा इस वक्त बस चुपचाप वहीं करके अंदर बैठी हुई अनुराग के द्वारा कही गई बातों को शांति से सुन रही थी। उसे समझ में आ रहा था
कि अनुराग यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि उसे अनुराग के द्वारा कही गई बातों में अपने लिए चिंता भी नजर आ रही थी। अनुराग सच में मीरा शर्मा के लिए केयर कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों इन सभी चीजों से मीरा कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उल्टा अनुराग की कही गई बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक काफी गंभीर सा एक्सप्रेशन अपने आप ही जगह ले लेता है और वह अपनी भारी आवाज में अनुराग की बातों पर कहती है, अनुराग, मेरे लिए इतना ज्यादा सोचने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन तुम्हें इन सभी चीजों को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो समय जा चुका है जब मुझे अपने जिंदगी में अक्सर अपने आप को बचाकर रखने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी। अब मैं मीरा शर्मा खुद अपने आप ही सबका ख्याल रख सकती हूँ, जिसमें मुझे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अचानक मीरा शर्मा के द्वारा कही गई बातों को सुनकर अनुराग सच में एक पल के लिए काफी ज्यादा अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आया वो अभी मीरा शर्मा की इन बातों को किस अंदाज में ले और उसे पर क्या कहें। हालांकि अनुराग ने बड़े ही शांति के साथ इस माहौल को परखते हुए वापस से मीरा शर्मा से एक बड़े ही मधुर आवाज के साथ कहा, मीरा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हद से ज्यादा काबिल हो। मैं खुद अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए तुम्हें मेरी बातों को गलत मतलब से नहीं लेना चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम उसे शेखर से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम उस घर के साथ रही तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होगी। मेरा इसके सिवाय तुम्हें उसे बातें कहने का और कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हें दोबारा से वैसी हालत में नहीं देखना चाहता जैसा तुम्हारा उसे एक्सीडेंट के बाद हुआ था, और जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि शेखर और काव्य ही थे। मेरे लिए इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद अनुराग, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई नासमझ लड़की नहीं हूं जो कि एक गलती 2 बार दोहरा, मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि उसे शेखर जैसे लड़के को पसंद करूं, और वह भी तब जब उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया और उसे किया है। इसलिए तुम्हें उन सभी बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे शिखर में एक रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं रखती और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। बिल्कुल सही मीरा, मुझे तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। तुमने अभी जो भी शब्द कहे वो सब बिल्कुल सच है। तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। मीरा के मुंह से यह सुनते हैं कि वो शेखर में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं रखती, अनुराग के चेहरे पर अचानक से अपने आप ही एक खुशी भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह हंसते हुए मीरा के इस जवाब को अप्रिशिएट करता है। इसके बाद कुछ मिनट तक दोनों में से कोई भी सेक्स कुछ भी नहीं बोलना और अनुराग चुपचाप गाड़ी आगे की ओर चलने लगता है कि तभी अचानक कार के साइड मिरर में अनुराग को कुछ नजर आता है। एक सफेद रंग की सेडान कब से अनुराग की गाड़ी का पीछा कर रही थी, जिसे अनुराग ने कुछ समय पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन क्योंकि यह एक बहुत ही बेस्ट हाईवे था इसलिए अनुराग को ये लगा था कि शायद उसे गाड़ी का अनुराग के गाड़ी के बिल्कुल ठीक पीछे बार बार नजर आना सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन इत्तेफाक इतने भी ज्यादा नहीं होते। वो गाड़ी लगातार एक मोड़ पर बिल्कुल वही रास्ता पकड़ी जो अनुराग की गाड़ी लेती थी। अनुराग को अचानक से कुछ शक हुआ, जिसकी वजह से उसने अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपने पैरों को दबाया, जिससे कि अचानक अनुराग की गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई। बिल्कुल जैसा कि अनुराग ने अंदाजा लगाया था, अनुराग के गाड़ी की रफ्तार तेज करते ही अपने आप ही उसे गाड़ी की रफ्तार भी बिल्कुल एक झटके में तेज हो गई और वह काफी तेजी से अनुराग की गाड़ी के पीछे की ओर आने लगा। वो गाड़ी सच में इन्हीं लोगों की गाड़ी के पीछे पड़ी हुई थी, यानी कि वो सच में इनका ही पीछा कर रही थी। लगता है कोई हमारा चाहने वाला हमारे पीछे है। अचानक इस वक्त अनुराग अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर ही रहा था कि तभी उसके बगल में बैठी हुई मीरा शर्मा ने कार की साइड मिरर में देखते हुए अपनी बात कही, जिसे सुनकर अनुराग थोड़ा हैरान तो हुआ कि मीरा ने इतनी जल्दी से उसे गाड़ी को नोटिस कैसे कर लिया, लेकिन वो अब इतना भी ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं था। जिस पर उसने बड़े ही इंप्रेसिव अंदाज में मीरा शर्मा की तेज आंखों की बड़ाई करते हुए कहा, सच में तुम्हारी आंखें किसी चिल की तरह है, जिनकी नजरों से कोई भी शिकार या फिर कोई भी परिंदा बच नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, तो तुमने भी इस नोटिस किया था? हाँ, काफी समय से। मैं इतने समय से बस यही सोच रही थी कि इस गाड़ी में आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी बेचैनी से हमारे पीछे अपने हाथ धोकर पड़ा हुआ है। ओह, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। चलो, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम पता लगे कि यह कौन है जो उसे वक्त से हमारा पीछा कर रहा है। हम अनुराग की कही गई बातों पर मीरा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए सहमति दिखाई, जिसके बाद अनुराग एक बार फिर साइड मिरर में उसे कर को देखा है, जो कि बिल्कुल तेज रफ्तार से उनकी ओर आ रही थी। इसके बाद अचानक अनुराग अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर से पर हटकर सीधे ब्रेक्स पर दे मारता है
जिससे कि उसकी कार की पिछली टायर स्लाइड होती है और जिसके बाद अनुराग की गाड़ी उसी जगह बिल्कुल उसी वक्त रुक जाती है। इसके बाद अनुराग अपनी गाड़ी से उतरकर अपने पीछे से आने वाली गाड़ी को रोकने के बारे में सोच रहा था कि तभी अनुराग की गाड़ी का पीछा कर रही वो कार वहां रुकने या फिर अपनी गाड़ी धीमी करने के बजाय काफी तेज रफ्तार में अनुराग के गाड़ी के बिल्कुल साइड से होकर आगे चली जाती है, जिसे अनुराग अपने गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल ही रहा था वो देखता ही रह जाता है। ओह, लगता है उस गाड़ी को चला रहे शख्स का रुकने का कोई भी प्लान नहीं है। आखिर कौन था ये जो इतने समय से हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था? आखिर कौन है वो शख्स और उसे चाहिए क्या था? गाड़ी को वहां से तेजी से गुजरा देखकर अनुराग अपनी बातें कहता हुआ वापस से अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और उसे स्टार्ट करके उसे गाड़ी का पीछा करने के बारे में सोचता है, जिस पर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं। अचानक से मीरा उसे रोक देती है और कहती है, रहने दो, इसका अब कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से उसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स को मालूम हो चुका था कि हमें उन पर शक हो चुका है, इसलिए वो इतनी तेज रफ्तार के साथ यहां से भागा है। और जितनी तेज रफ्तार में वो अभी यहां से निकला है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि अब हमारा उसके पीछे जाने से कोई मतलब बनता है, क्योंकि वो हमसे काफी आगे निकल चुका होगा। इसीलिए हमें अब उसे जाने देना चाहिए और अपने रास्ते जाना चाहिए। न जाने क्यों अचानक से अपनी आंखों के सामने से उसे गाड़ी को तेज रफ्तार में निकलते हुए देखने के बाद से ही मी थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। किसी वजह से उसने अनुराग को उसे गाड़ी का पीछा तक करने से रोक दिया, जिसे सुनकर अनुराग को काफी आश्चर्य हुआ। हालांकि वो गाड़ी स्टार्ट करके मीरा की बातों को मानकर उसके घर जाने वाले रास्ते पर वापस से लौट आता है। हालांकि अनुराग अपने मन की बात को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और मीरा से सवाल कर बैठता है, मीरा मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें मालूम है उस कार के अंदर कौन है? क्या तुमने उसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स को देखा था या फिर नहीं? अचानक से अनुराग के द्वारा पूछे गए सवाल को सुनकर मीरा एक पल के लिए काफी हैरान रह गई और उसने पलटकर अनुराग की तरफ देखा, जिस पर उसे अनुराग का चेहरा अपनी ओर बुरा हुआ नजर आया, जो कि इस वक्त मीरा शर्मा की ओर घूर घूर कर देखे जा रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जो जवाब मीरा ने ज्यादा समय कब आए बिना तुरंत देते हुए कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मुझे इस बात का कैसे अंदाजा होगा कि उसे गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ था? और जहां तक बात रही नजर आने की, तो नहीं, मुझे उस गाड़ी के अंदर कुछ भी उतना कुछ खास अग नजर नहीं आया। ओह हाँ, सॉरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक गलतफहमी ही थी। हाँ हाँ हाँ। मीरा ने अनुराग के पूछे गए सवालों का सीधे अंदाज में जवाब देने की कोशिश की और अनुराग के कही गई बातों को साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि न जाने क्यों, लेकिन इस वक्त मीरा शर्मा का चेहरा उसके वार्ताओं से अलग व्यवहार कर रहा था। मीरा शर्मा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उसे वक्त जब अनुराग गाड़ी से बाहर निकल रहा था, इस समय उसे गाड़ी को अपने आंखों से अपनी ठीक सामने से गुजरते हुए देखा था। और शायद उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स को भी, जिसे इस वक्त मीरा अनुराग के सामने देखने से इनकार कर रही थी। मीरा ने अनुराग के पूछे गए सवालों का सीधे अंदाज में जवाब देने की कोशिश की और अनुराग के कही गई बातों को साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि न जाने क्यों, लेकिन इस वक्त मीरा शर्मा का चेहरा उसके वार्ताओं से अलग व्यवहार कर रहा था। मीरा शर्मा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उसे वक्त जब अनुराग गाड़ी से बाहर निकल रहा था, इस समय उसे गाड़ी को अपने आंखों से अपनी ठीक सामने से गुजरते हुए देखा था। और शायद उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स को भी, जिसे इस वक्त मीरा अनुराग के सामने देखने से इनकार कर रही थी, क्योंकि जो शख्स उन लोगों का पीछा कर रहा था वो अब उनसे काफी दूर निकल चुका था। इसलिए अनुराग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वो अगर अभी पीछा करना चाहता भी तो शायद ही वो उसे इंसान की गाड़ी को पकड़ पाता। इसलिए कोई और रास्ता न बचाने की वजह से अनुराग थोड़े मायूस मां के साथ मीरा शर्मा और शीतल को लेकर उन लोगों के घर यानी कि टाउन की तरफ बढ़ता है। अगली कुछ समय बाद अपनी दोस्त शीतल को रास्ते में उसके घर पर ड्रॉप करने के बाद अनुराग मीरा को लेकर फिर आगे की ओर बढ़ता है और उसके घर यानी कि उसे छोटे से टाउन की ओर जाने लगता है। और बस कुछ ही मिनट के बाद अनुराग मीरा शर्मा की टाउन में पहुंच चुका था। यह आज पहली बार था जब अनुराग मीरा के टाउन में आया था। ये जगह देखने में अभी काफी ज्यादा अंडर डेवलप लग रही थी। यहाँ काफी सारी बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिनके साथ साथ पुरानी टूटी हुई सड़कों की रिकंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुकी थी। और सड़क के आसपास सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे टूटे हुए घर बने हुए थे, जिनमें कंस्ट्रक्शन लेबर और शहरों में फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग रहा करते थे।
इस जगह पर अनुराग को अब तक कुछ दूर के रास्ते में कोई भी सुपरमार्केट या फिर कोई भी बड़ी शॉपिंग मॉल दिखाई नहीं पड़ी थी। बस गिने चुने कुछ छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक दो छोटी ग्रोसरीज की दुकान को छोड़कर यहाँ और कुछ उतना खास नजर नहीं आ रहा था। अनुराग अपने सामने के इन नज़ारों को देखकर एक पल के लिए काफी हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा शर्मा इस जगह पर रहती है, क्योंकि उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी सच में कितनी ज्यादा मुश्किल और कठिन होती है। जिस पर ऊपर से मीरा शर्मा के पिता उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके साथ नहीं है और मीरा की मां मिस्ट्रेस राधिका शर्मा जी अकेली ही अपनी बेटी की देखभाल करती हैं और एक फैक्ट्री में अपने कम पढ़े लिखे होने की वजह से एक फैक्ट्री में वुमेन लेबर का काम करती है। अनुराग, जो कि इस वक्त अपनी करोड़ की कार में बैठा हुआ था, वह अपने सामने लोगों को कुछ 100 और 1000 रुपयों के लिए दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर आए अजीब से एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने उठकर बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में डाल दिया हो। शहर की जगह चांद में रहने वाले अनुराग को इस वक्त अपने आंखों के सामने लोगों की तकलीफ और मुश्किलों को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि इंसानों को गरीबी में किस हालत में जीना पड़ता है। अनुराग पलटकर मीरा शर्मा की तरफ देखा है, जिस पर उसके आंखों में मीरा के लिए भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी आंखों में मीरा के लिए चमक बढ़ चुकी थी और अनुराग को धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगा था कि मीरा शर्मा इतनी परफेक्ट होने के बावजूद भी अपने आप को लोगों की नजरों में आने से बचने की कोशिश क्यों करते रहती है, और उसने खुद को डिफेंड करने की ताकत होने के बावजूद भी अपनी बहन और शेखर के द्वारा खुद को क्यों bully होने दिया। वजह साफ थी, मीरा शर्मा के पास उन सभी चीजों को बर्दाश्त करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। मीरा शर्मा को जरूर उन सभी चीजों से तकलीफ तो पहुंचती होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी मां, जो कि पहले से ही काफी सारी परेशानियों से जूझ रही थी, उनके सामने अपनी और तकलीफों को नहीं लाना चाहती थी। इसलिए उसने कभी भी काव्य या फिर किरण जैसी लड़कियों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई। हालांकि पता नहीं बीते दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मेरा अचानक से आज का दिन इतनी ज्यादा बदल चुकी थी, लेकिन ये जो भी कुछ था, अनुराग मीरा शर्मा के लिए खुश था। अनुराग, मेरे ख्याल से तुम्हें अब गाड़ी यही रोक देनी चाहिए। इस वक्त अनुराग अपने मन में काफी सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मीरा शर्मा ने अनुराग को आवाज लगाते हुए उसे गाड़ी यही सड़क के साइड में लगाकर रोकने की बात कही। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम्हारा घर यहां से लगभग 5 मिनट की और दूरी पर है, तो फिर? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुमसे कहा था, और मेरा घर सच में यहां से बस 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन इससे आगे हम तुम्हारी गाड़ी से नहीं जा सकते। क्यों? अनुराग ने मीरा के कही गई बातों पर सवाल पूछा, जिस पर मीरा ने अनुराग को सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे आगे सड़क की तरफ दिखाते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम मुझे मेरे घर तक सही सलामत छोड़ना चाहते हो, लेकिन माफ करना, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी यह गाड़ी आगे नहीं जा सकती। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए किसी भी कार या फिर एसयूवी गाड़ियों के लिए वहां से गुजरने पर रोक लगी है, क्योंकि आगे के सड़कों के हालात ऐसे हैं जिनमें से कोई भी गाड़ियां इस वक्त नहीं गुजार सकती, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियों को छोड़कर। और वैसे भी तुम्हारी कार तो एक स्पोर्ट्स कार है, ये यहां तक आने में सफल रही, यही एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने तुम्हें घड़ी को यही साइड में रोक देने के लिए कहा। यहां से बस 5 मिनट का पैदल चलने का रास्ता है, जो कि मैं अकेले आराम से चली जाऊंगी, तुम्हें इसके लिए उतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मीरा ने मुस्कुराते हुए अनुराग से अपनी बातें कही, जिसे सुनकर अनुराग ने भी मीरा की बात मानी और गाड़ी वहीं सड़क के साइड में लगा दी और तुरंत गाड़ी के दरवाजे अनलॉक करता हुआ अपना सेट बेल्ट हटाते हुए बड़े ही तेजी के साथ गाड़ी से उतरकर दौड़ता हुआ मीरा शर्मा की तरफ भागता है और तुरंत एक जेंटलमैन की तरह मीरा के लिए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ दरवाजा खोलना है। थैंक यू, मीरा शर्मा मुस्कुराते हुए कार से उतरते वक्त अनुराग को दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद करती है। अनुराग को ऐसे भागते हुए खुद के लिए दरवाजा खोलना देख मीरा शर्मा हल्का सा मुस्कुरा दी। मीरा को नजर आ रहा था कि अनुराग सच में काफी ज्यादा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैं मानता हूं कि मेरी गाड़ी यहां से आगे नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक तो छोड़ने के लिए आ सकता हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मीरा के गाड़ी से उतरते ही अनुराग ने तुरंत उससे उसके साथ उसे घर तक छोड़ने के लिए पूछा, जिस पर मीरा शर्मा ने पलटकर अनुराग की तरफ देखा और एक पल के लिए कुछ सोचने लगी। इस वक्त अनुराग बड़े ही प्यार से मीरा को उसके घर तक छोड़ने के लिए पूछ रहा था।
आखिर मीरा शर्मा उसके इन बातों का क्या जवाब देती? क्या वह अनुराग को अपने साथ उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए हाँ कर दे या फिर नहीं? मीरा ने अनुराग के पूछे गए बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वैसे भी दिन का समय है और मैं बड़े ही आराम से अपने घर जा सकती हूँ। ऊपर से मेरे ख्याल से तुम्हारी गाड़ी इस टाउन में आने के लिए काफी ज्यादा महंगी है। हमारे टाउन में ऐसी गाड़ियां बहुत ही कम देखी जाती है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी गाड़ी को छोड़कर मेरे साथ नहीं ही आओ तो, वरना पता नहीं तुम्हारी इस करोड़ों की गाड़ी के साथ क्या हो जाएगा। ओह, मीरा शर्मा की बातों को सुनते ही अनुराग एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक सन्नाटा सा आ गया। अनुराग को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास कोई शब्द ना हो कि वो मीरा शर्मा की बातों का आखिर जवाब दे तो क्या दे, क्योंकि मीरा शर्मा ने ऐसी बात ही कह दी थी कि अनुराग के पास उसे खाने के लिए कुछ था ही नहीं। अनुराग को मालूम था कि मीरा ने जो भी कहा है वो बात बिल्कुल सच है। यह इलाका शहरी इलाकों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। ऊपर से इस इलाके में जहां एक तरफ फैक्ट्री के करीब कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, तो वहीं दूसरी तरफ काफी सारे गुंडे मवाली और चोर भी मौजूद थे जो कि गलत तरीके से पैसे कमाने को ज्यादा बेहतर समझते थे। अनुराग ने मीरा की बातों का दो पलों के लिए कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अनुराग की उसे चुप्पी से मीरा समझ गई कि अनुराग को भी मालूम है कि वहां मीरा किस बारे में बातें कर रही है। इसके बाद मीरा अपने हैंडबैग को उठाती है और अनुराग के सामने से पीछे की तरफ हटते हुए उसे बाएं करते हुए कहती है, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए धन्यवाद अनुराग, तुमने आज मेरी सच में एक बहुत बड़ी मदद की है। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस मदद के लिए एक बार ट्रीट जरूर दूंगी। तुम्हें यहां से लौट जाना चाहिए, मैं अब अपने घर जा रही हूं, फिर अगली बार मिलते हैं। और बस यूं ही देखते देखते मेरा शर्मा अनुराग की आंखों के सामने से वहां से अपने घर के रास्ते जाने लगती है, जिसे अनुराग अपने गाड़ी के पास खड़े होकर चुपचाप देखता रहा है। और जब मीरा उसकी नजरों से दूर हो जाती है, तब जाकर अनुराग अपनी गाड़ी का ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलना है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अनुराग अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे उसके एक दोस्त का फोन कॉल आता है, जिसे देखकर अनुराग अपने चेहरे पर थोड़े सेकंड भरे एक्सप्रेशन के साथ अचानक अपने दोस्त के किए गए फोन को रिसीव करता है। हेलो, हाँ बोलो गोविंद, तुमने अचानक फोन कैसे किया? ओह हेलो अनुराग, यह क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे पास फोन क्यों किया? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि जानते ही नहीं मेरे तुम्हारे पास फोन करने के पीछे की वजह क्या है। अब बस भी करो, और कितने ज्यादा अपने दोस्तों से अपनी बातें छुपाओगे? तुमने हमें तो इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन आखिरकार तुम्हारा ये राज पूरे स्कूल के सामने आ ही गया। अब तो खुलकर हमें बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या गोविंद, ये तुम क्या क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो तुम कौन से बारे में बातें कर रहे हो और कौन सी बात स्कूल में सभी लोगों को मालूम चल चुकी है। अरे वही जो कि अभी स्कूल के हर एक ग्रुप चैट में वीडियो न्यूज़ पूरी जंगल में लगी आग की तरह वायरल होते जा रही है, जिसमें तुम किसी मिस्टीरियस लड़की के साथ हो। वो हमारे स्कूल के बाहर वाली सड़क की ही रिकॉर्डिंग है। कौन है वो लड़की जिसे तुम बातें कर रहे थे? तुमने हमें इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। लड़की, एक सेकंड रुको, तुम ये कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहे हो? और क्या तुमने जैसा कहा ये पूरी वीडियो हमारे स्कूल के ग्रुप चैट्स में मौजूद है? रुको, मैं अभी चेक करता हूँ। अचानक अपने दोस्त गोविंदा की कही गई बातों को सुनकर अनुराग काफी हैरान रह गया, और जैसे ही उसने जाकर ग्रुप चैट्स में मौजूद वायरल हो रही वीडियो को ऑन किया, ये क्या है? उसके चेहरे के होश उड़ गए। ये सच में एक काफी हैरान कर देने वाली बात थी। क्या गोविंद, ये तुम क्या क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो तुम कौन से बारे में बातें कर रहे हो और कौन सी बात स्कूल में सभी लोगों को मालूम चल चुकी है। अरे वही जो कि अभी स्कूल के हर एक ग्रुप चैट में वीडियो न्यूज़ पूरी जंगल में लगी आग की तरह वायरल होते जा रही है, जिसमें तुम किसी मिस्टीरियस लड़की के साथ हो। वो हमारे स्कूल के बाहर वाली सड़क की ही रिकॉर्डिंग है। कौन है वो लड़की जिसे तुम बातें कर रहे थे? तुमने हमें इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। लड़की, एक सेकंड रुको, तुम ये कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहे हो? और क्या तुमने जैसा कहा ये पूरी वीडियो हमारे स्कूल के ग्रुप चैट्स में मौजूद है? रुको, मैं अभी चेक करता हूँ। अचानक अपने दोस्त गोविंदा की कही गई बातों को सुनकर अनुराग काफी हैरान रह गया, और जैसे ही उसने जाकर ग्रुप चैट्स में मौजूद वायरल हो रही वीडियो को ऑन किया, ये क्या है? उसके चेहरे के होश उड़ गए। ये सच में एक काफी हैरान कर देने वाली बात थी, जिसे देखकर हैरान अनुराग तुरंत अपनी गाड़ी का स्टार्ट बटन ऑन करता है और अपनी गाड़ी घूमकर वापस से शहर की ओर लौटने लगता है।
अनुराग इस वक्त स्कूल में फैली हुई उन अफवाह के बारे में सोता हुआ बड़े ही तेज रफ्तार के साथ शहर की तरफ वापस लौट रहा था। वो इस वक्त हाईवे से गाड़ी चलाता हुआ शहर के में रोड वाले रास्ते पर उतर ही था कि तभी अचानक से उसे ट्रैफिक लाइट्स में रुकी हुई गाड़ियों की एक लंबी चौड़ी लाइन मिलती है, जिसकी वजह से उसे अचानक से ब्रेक लगाकर ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ता है। जिस वक्त अनुराग की गाड़ी ट्रैफिक लाइट के सामने रुकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ वाला सड़क पूरी तरीके से खाली था, जहां से गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से जा और आ रही थी। इस बीच अचानक से अनुराग की आंखों पर एक तेज धूप की रिफ्लेक्शन पड़ी, जिसे अनुराग ने अपने हाथों से धक्कर रोकने की कोशिश की और अपने कार की विंडो से देखा कि वो रिफ्लेक्शन लाइट कहां से आ रही थी। ले रोज नवा ड्रॉपटेल, यह क्या कहीं मैं दिन में ही कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये कैसे हो सकता है? ये कर वह भी हमारे शहर में। अचानक से अनुराग को अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा नजर आया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान रह गया और उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके हैरानी भरी चेहरे पर से लड़खड़ते हुए लफ्जों से एक नाम निकला। इस वक्त अनुराग अपने दाहिनी और उसे खाली सड़क की ओर घूर घूर कर देखे जा रहा था। उसके आंखों के सामने सूरज की चमकती हुई करने से बेहद ही खूबसूरती के साथ नजर आ रही एक लाल रंग की काफी लग्जरियस और प्रीमियम रॉयल्टी टाइप की दिखने वाली एक आलीशान कार खड़ी थी। अनुराग शुरू से ही कार्स के मामले में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने अपने सामने खड़ी उसे गाड़ी को देखते ही पहले ही नजर में पहचान लिया। ऊपर से अनुराग ने जिस गाड़ी को अभी देखा था वो कोई आम गाड़ी नहीं थी। उसने अभी अभी उसे गाड़ी को देखकर जो नाम पुकारा था वो एक कार की बहुत बड़ी ब्रांड रोल्स रॉयस की सबसे महंगी और सबसे प्रीमियम कार थी। यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल था जिसे कि रोल्स रॉयस कंपनी ने बस कुछ ही महीने पहले लॉन्च किया था। हालांकि अनुराग के लिए रोल्स रॉयस या फिर किसी बड़ी ब्रांड की गाड़ियां कोई उतनी देखने में रेयर नहीं थी, लेकिन इस गाड़ी की मॉडल की बात अलग थी, क्योंकि अनुराग इस गाड़ी की कीमत बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। यह इस दुनिया के कुछ सबसे अमीर और पावरफुल इन्फ्लुएंसर लोगों के पास ही थी, क्योंकि इस गाड़ी की कीमत ही इतनी थी कि इसे कोई आम अच्छा खासा रईस आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस करके मॉडल को रोल्स रॉयस ले रोज नवा ड्रॉपटेल पुकारा जाता था और इसकी कीमत भारतीय रूपों में लगभग 200 करोड़ के आसपास थी, जो कि एक अविश्वसनीय अमाउंट था किसी एक गाड़ी के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा अनुराग इस बात को लेकर हैरान था कि आखिरकार इतनी महंगी और लग्जरियस गाड़ी इस वक्त उसके छोटे से शहर के सार्क के किनारे यूं ही लगी हुई क्या कर रही थी। हालांकि तभी अनुराग की नजर उसे लग्जरियस गाड़ी के बगल में खड़े एक शख्स पर पड़ती है, जिसका पहले तो अनुराग को चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन उसकी बैक प्रोफाइल नजर आती है। एक 23 से 24 वर्ष का दिखने वाला नौजवान सा, काफी सॉलिड पर्सनैलिटी और हाइट में भी लगभग 6 फीट और 2 इंच के आसपास, ब्लैक कलर के सूट बूट में पहने हुए उसे लाल रंग की रोल्स रॉयस लग्जरियस करके बिल्कुल ठीक बगल में खड़े था, जिसकी पीठ इस वक्त अनुराग की तरफ दिखाई पड़ रही थी। अनुराग ने जैसे ही उसे नौजवान शख्स को अपनी आंखों के सामने उसे गाड़ी के बिल्कुल ठीक पास खड़े देखा, अनुराग को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे उस अनजान से नौजवान इंसान के आसपास एक अजीब सी ऑरा महसूस हो रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए अनुराग के पूरे शरीर में ठंडक सी पड़ गई। न जाने क्यों, लेकिन अनुराग के दिल में उसे इंसान को लेकर एक दर्श बैठ गया, जबकि अनुराग ने तो अब तक उसे नौजवान शख्स का चेहरा तक नहीं देखा था। लेकिन उस शख्स को देखते ही अनुराग को एक बहुत बड़े खतरे की आहट महसूस होती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे शख्स की बैकग्राउंड बेहद ही खतरनाक और डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से इस वक्त अनुराग को अपने अंदर यह अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनुराग ने अपनी कार में ही बैठे हुए उसे शख्स के पलटने का इंतजार करने का सोचा, लेकिन वो शख्स इस वक्त अपने फोन पर सड़क के दूसरी ओर मौजूद नीचे से निकल रही गंगा मैया की तरफ पलटकर अपने फोन पर बातें करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से अनुराग के इंतजार करने के बावजूद भी वो पीछे की तरफ नहीं पेलता, जिसकी वजह से अनुराग उसे शख्स का चेहरा अब तक नहीं देख पाया था। न जाने क्यों, लेकिन अनुराग को अपने अंदर यह बेचैनी हो रही थी। वो उसे शख्स को देखना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है, जिसकी सिर्फ बैक प्रोफाइल देखने से ही अनुराग के दिल में एक डर सा माहौल बन सकता है। इससे पहले अनुराग को ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं हुई थी। 20 उसने अपनी मन की इस बात को पूरी करने के लिए अपनी गाड़ी से उतरने का फैसला किया। वो जैसे ही अपने कार का दरवाजा अनलॉक करता है, तभी अचानक से उसके पीछे से हॉर्न की जोरों की आवाज सुनाई पड़ती है। इसके बाद अचानक से अपने पीछे वाले ड्राइवर को हॉर्न बजता सुन अनुराग ट्रैफिक के माहौल की तरफ देखा है, तो उसे यह मालूम पड़ता है
कि वो इस वक्त सड़क पर ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होने के बावजूद भी अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहा, जिस वजह से इस वक्त उसके पीछे गाड़ियों की काफी लंबी चौड़ी लाइन इंतजार कर रही है, क्योंकि अनुराग की गाड़ी ने उनका रास्ता रोका हुआ है। ये काफी अजीब सा माहौल बन चुका था। अनुराग इस वक्त उसे अनजान से ब्लैक कलर के सूट बूट में खड़े इंसान को सामने से देखना चाहता था और उसे देखते ही अपने अंदर की उसे बेचैनी की वजह जानना चाहता था, लेकिन लग रहा था कि वो शायद अभी यह न कर पाए। हालांकि अनुराग अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और तुरंत कुछ दूरी पर निकलते ही एक खाली जगह पर अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर देता है और वहीं पर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है और फिर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहां पर इस वक्त वो शख्स अपनी गाड़ी के साथ था। हालांकि भी जब दोबारा अनुराग उसे जगह पर देखा है, उसे वो गाड़ी वहां पर नजर नहीं आती और ना ही वो शख्स। तभी अचानक एक जोरों की गाड़ियों की हॉर्न्स की आवाज अनुराग के कानों में पड़ती है। जैसे ही अनुराग अपने सामने कुछ और आगे दूरी पर देखा है, तो उसे वही रेड कलर की रोल्स रॉयस की प्रीमियम गाड़ी और उसके पीछे 3 से 4 रेंज रोवर जो कि ब्लैक कलर में थी, वो सभी उस गाड़ी के पीछे बड़े ही तेजी रफ्तार से जाती हुई नजर आ रही थी, जो कि देखने में किसी बहुत ही बड़ी शख्सियत की फिल्मी एंट्री की तरह लग रहा था। वो आखिर कौन है ये शख्स? मैंने आज से पहले कभी इस इंसान को अपने इस छोटी से शहर में नहीं देखा और ना ही कभी ऐसे इंसान के बारे में किसी से सुना। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा सोच रहा हूँ ऐसा इंसान हमारे शहर का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यह सच में हमारे शहर का होता तो मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में जरूर जानकारी दी होती। और वैसे भी वो शख्स देखने में मुझे बस 3 से 4 वर्ष ही बड़ा लग रहा था। आखिरकार इतना नौजवान सेक्स इतना ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है? यह शायद जरूर हमारे देश के किसी सबसे बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन का बेटा होगा। लेकिन फिर भी मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिर यह शख्स था कौन। अनुराग के मन में ये सवाल बना रहा। हालांकि उसे उसके इन सवालों का फिलहाल तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद अनुराग इस डायरेक्शन में कुछ पल के लिए देखा है और फिर अपने चेहरे पर काफी सारे सवालों के साथ अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठता है और वापस से अपने मंजिल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर मीरा शर्मा, जो कि इस वक्त अभी अभी अपने घर की चौखट पर पहुंची थी, वो बड़े ही धीमे से अपने घर का दरवाजा खोलती है। हालांकि उसके धीमे से दरवाजा खोलने के बावजूद भी उसकी मां, जो कि मिस्ट्रेस राधिका शर्मा इस वक्त किचन में काम कर रही थी, वो मीरा का नाम पुकारते हुए उसे आवाज लगाकर कहती है, ओह मीरा, तुम वापस आ गई। चलो अच्छा है, अब जल्दी से जो और अपने रूम में मुंह धोकर फ्रेश होकर वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए काफी स्वादिष्ट तुम्हारी फेवरेट गाजर के हलवे बनाए हैं, मुझे यकीन है तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। मीरा, जो कि इस वक्त अभी अभी घर के अंदर आई ही थी, वो तुरंत अपनी मां राधिका शर्मा की बातों को सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है और राधिका की तरफ, जो कि इस वक्त उसकी मां थी, उसकी तरफ देखकर थोड़ा भावुक महसूस करने लगती है। कितने दिन हो चुके थे कि मीरा को उसकी मां ने कभी इतने प्यार से पुकारा था या फिर उसके लिए कभी कुछ खाने के लिए बनाया था। हालांकि अब मीरा यानी कि जानवी खुराना के साथ उसकी मां तो नहीं थी, लेकिन उसने अब मीरा शर्मा की मां को और उसकी आइडेंटिटी को ही अपना मान लिया था और उसे बिना किसी सिकन के अपना लिया था। वो सच में राधिका शर्मा जैसी मां और मीरा शर्मा के रूप में मिले इस दूसरे मौके को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। भले ही उसे एक भरा पूरा परिवार ना मिला हो, लेकिन उसे इस चीज की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पिछले जन्म में उसके खुद के ही परिवार ने उसकी पीठ में खंजर भोंका था और उसे बचपन से ही अपनी मां से अलग करके रख दिया था। इसके बाद मीरा शर्मा ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है मां, मैं अभी फ्रेश होकर वापस लौटी हूं, क्योंकि मुझे इंतजार नहीं होता आपका ये स्वादिष्ट गाजर के हलवे खाने के लिए। मीरा पर यही एक्साइटमेंट के साथ अपने घर के सेकंड फ्लोर पर बनी हुई कमरे की ओर भागती है। वो इस वक्त देखने में काफी ज्यादा खुश लग रही थी। आज के इतने बड़े अपने स्कूल के दिन के बाद मीरा फाइनली कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। हालांकि शायद उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी खुशी को नजर लगाने के लिए कोई पहले ही आ चुका था। मीरा शर्मा के घर से कुछ दूरी पर उसके मोहल्ले में कुछ लोगों की कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। उनमें से एक शख्स अपने फोन को ऑन करता है और उसे स्क्रीन पर मीरा शर्मा की फोटो देखते हुए कहता है, यही है वो लड़की। मीरा शर्मा ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है मां, मैं अभी फ्रेश होकर वापस लौटी हूं, क्योंकि मुझे इंतजार नहीं होता आपका ये स्वादिष्ट गाजर के हलवे खाने के लिए। मेरा पर यही एक्साइटमेंट के साथ अपने घर के सेकंड फ्लोर पर बनी हुई कमरे की ओर भागती है। वो इस वक्त देखने में काफी ज्यादा खुश लग रही थी।
आज के इतने बड़े अपने स्कूल के दिन के बाद मीरा फाइनली कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। आज एक इतने बड़े दिन के बाद मीरा शर्मा फाइनली अपनी मां राधिका शर्मा के पास पहुंच चुकी थी। दिन के वक्त जो मीरा शर्मा अपने स्कूल में एक अलग ही रूप में स्ट्रांग और इंडिपेंडेंस लड़की को दर्शाती थी, और जहां वह किरण और ऋतु जैसी लड़कियों को उनके मुंह पर उनके किए की जवाब देती थी, वहीं इस वक्त घर पर आने के बाद मीरा शर्मा का बर्ताव और व्यवहार पूरी तरीके से बदल चुका था। वो बिल्कुल एक मासूम लड़की बन चुकी थी। मीरा को देखकर कोई यह कह ही नहीं सकता था कि उसने आज स्कूल में कैसे किरण और ऋतु जैसी लड़कियों पर, जो कि कमजोरों के ऊपर अपना दोष जमाने के लिए पूरे स्कूल में फेमस है, उन लड़कियों को आज मीरा ने उनके हिसाब से ही मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि वो बात इस घर से बाहर थी। यहाँ मीरा एक बिल्कुल अलग लड़की थी। स्कूल से लौट के बाद अपनी मां के कहे अनुसार मीरा चुपचाप अपने ऊपर वाले कमरे में आ गई और अपना मुंह हाथ धोने के बाद 2 मिनट के लिए कमरे में बैठकर कुछ सोचने के बाद अपने ड्रेस को चेंज करके वापस नीचे हॉल में चली गई, जहां इस वक्त उसकी मां राधिका शर्मा उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि इस वक्त मीरा शर्मा अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरने जा ही रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने मन में एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कि इस वक्त उसे पर किसी की नजर है या फिर कोई उसे ढूंढ रहा है। ये फीलिंग्स बड़ी ही अजीब थी। इसके बाद सेकंड फ्लोर पर मौजूद अपने कमरे के बाहर वाली खिड़की से देखा। उसे समय मीरा शर्मा को अपने खिड़की से बाहर देखने पर कुछ भी खास अजीब नजर नहीं आया, क्योंकि अब तक लगभग शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए बाहर भी अंधेरा हो चुका था और मीरा शर्मा के घर के बाहर मौजूद सड़क पर लगी हुई लाइट्स भी अब जलने लगी थी। वहां पर मीरा को बस आसपास के कुछ लोग सड़क पर घूमते हुए या फिर मार्केटिंग करते हुए नजर आए, जो कि एक बिल्कुल आम बात थी, जिसे देखकर मीरा वापस अपना मुंह फेरती है और बार कुछ भी अजीब ना होने की वजह से अपनी इन फीलिंग्स को एक इल्यूजन समझकर मुस्कुराते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरने लगती है। हालांकि तभी मीरा शर्मा के वहां से गुजरते हैं, खिड़की के बाहर अचानक से 3 से 4 25 से लेकर 26 वर्षीय आदमी एक साथ नजर आते हैं, जिनकी चाल ढाल काफी अजीब लग रही थी। वो चारों रास्ते पर चलते हुए अपने अगल बगल के माहौल पर अपनी नजरें काफी गौर से बने हुए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह यहाँ किसी चीज की तलाश कर रहे हो या फिर किसी की तलाश कर रहे हो। वहां से गुजरने वाले लोग भी उन चारों आदमियों को काफी अलग से नोटिस कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के कपड़े पहनने के ढंग काफी अजीब थे। उन चारों ने अपने चेहरे पर कल मास्क लगा रखे थे और सर पर काले रंग की टोपी, जिसकी वजह से उनकी आंखों को छोड़कर उनके चेहरे का लगभग पूरा हिस्सा ढका हुआ था। उन लोगों के हाथों पर काफी सारे टैटू बने हुए थे, जो कि देखने में काफी डरावनी लग रहे थे। साफ साफ शब्दों में कहें तो वो वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को किसी गुंडे मवाली की तरह ही नजर आ रहे थे। और उन लोगों की नजरें बिल्कुल भी गलत नहीं थी, क्योंकि वो वही थे। इस वक्त मीरा शर्मा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी मां राधिका शर्मा के पास हाल में जा रही थी, और वह अपनी मां के साथ इस समय को काफी खुशी से एंजॉय करना चाहती थी। हालांकि शायद उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी खुशी को नजर लगाने के लिए कोई पहले ही आ चुका था। मीरा शर्मा के घर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर वह चारों आदमी आसपास के माहौल के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए थे। उनमें से एक शख्स अपने फोन को ऑन करता है और उसके स्क्रीन पर किसी की तस्वीर अपने साथियों को दिखाते हुए उनसे कहता है, यही है वो लड़की जिसे उसकी जगह दिखाने के लिए हमें हमारे पैसे मिले हैं। इसे ढूंढो, क्योंकि हमें जल्द ही हमारे क्लाइंट को काम पूरा होने का कंफर्मेशन देना है, इसलिए जल्दी करो। अपने साथी के द्वारा दिखाई गई फोन में उसे फोटो को बाकी तीनों शख्स भी गौर से देखते हैं। उसे फोन के स्क्रीन पर एक बेहद ही खूबसूरत और यंग लड़की की तस्वीर नजर आ रही थी, और वह खूबसूरत नौजवान लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद मीरा शर्मा थी। बोलो कि यहाँ जिस लड़की के बारे में बातें कर रहे थे वह मीरा शर्मा थी, और उनकी बातों से सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ये सब कुछ किसी के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के अनुसार कर रहे थे, यानी कि कोई ऐसा है जो कि मीरा शर्मा को चोट पहुंचाना चाहता है। वो लोग मीरा शर्मा की तस्वीर एक बार और गौर से देखने के बाद मोहल्ले में चारों तरफ इधर उधर मीरा शर्मा की तलाश करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मीरा शर्मा जी छोटे से टाउन में रहती थी। उसे और आने वाले हाईवे के सड़कों पर कुछ गाड़ियां काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिनमें से वह भी कर मौजूद थी, जिसे कि अनुराग ने शाम के वक्त हाईवे पर रेड लाइट में फंसे ट्रैफिक के वक्त देखा था। इस वक्त चारों तरफ के माहौल को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और वो आज की इस रात को ही होने वाला था।
मीरा शर्मा इस वक्त सीडीओ से उतरते हुए हॉल में पहुंचती है, जहां उसकी मां राधिका शर्मा उसे डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहती है। और मीरा के वहां बैठने के बाद उसकी मां उसके लिए गरम गरम खुद के हाथों से बने हुए मीरा यानी कि पिछले वाली मीरा शर्मा की फेवरेट गाजर के हलवा को लाकर उसके सामने परोसती है। हालांकि यह एक कोइंसिडेंस था या फिर कोई चमत्कार, लेकिन अपनी मां के हाथों से बना हुआ गाजर का हलवा सिर्फ मीरा को ही नहीं बल्कि जानवी खुराना को भी उतना ही पसंद था। ये लो मीरा, क्योंकि तुम अब अपने एक्सीडेंट में लगी चोट से धीरे धीरे रिकवर हो चुकी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हारा ये पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया है। मुझे यकीन है मेरी बेटी को ये जरूर पसंद आएगा। जिसे आज राधिका शर्मा के द्वारा अपने सामने पड़ोसे जाने पर मीरा यानी कि जानवी खुराना, जिसने कि अब मीरा की जगह ले ली थी, उसे अचानक अपने पास्ट लाइफ की याद आने लगती है और वो थोड़ी भावुक हो जाती है। अचानक से मीरा शर्मा जैसे ही उसे गाजर के हलवे में से पहला चमचा अपने मुंह में रखती है, मीरा को अचानक इस वक्त अपनी मां की याद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में थोड़ी नमी भर आती है। इस समय मीरा की आंखों के सामने अचानक से वो पल उसे याद आने लगते हैं जब मीरा यानी कि जानवी सिर्फ 10 वर्ष की थी और उसे वक्त वह अपने माता पिता के साथ खुराना परिवार के बड़े से मैंशन में बेहद ही खुशी के साथ रहा करती थी। और उसकी मां अक्सर उसे अपने हाथ से उसके मनपसंद भोजन बनाकर उसे खिलाया करती थी। बस सभी दिन जानवी खुराना के जिंदगी के सबसे खूबसूरत और कीमती समय थे। उन दिनों जानवी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसे आगे चलकर किस दौर से गुजरना पड़ेगा और कैसे उसके वह अपने जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा करेंगे। जानवी खुराना की वह खुशहाल जिंदगी अपने माता पिता के साथ अचानक से उसे वक्त खत्म हो गई जब खुराना परिवार में दिव्या खुराना की और उसकी मां की एक सरप्राइजिंग एंट्री हुई। इसके बाद उसे झटके से लगे सदमे की वजह से जानवी की मां एक एक्सीडेंट में फांसी और उसके बाद काफी लंबे समय तक कोमा में चली गई। जानवी के मां के कोमा में जाते हैं उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उसके पिता, जिसे वह समझती थी कि वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और मानते थे, उन्होंने जानवी की तरफ उन प्यार भरी नजरों से देखना भी बंद कर दिया। जानवी की मां को कोमा में गए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुए थे कि उसके पिता ने बस कुछ ही दिनों बाद दिव्या की मां को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में अपना लिया। इसके बाद से दिव्या और उसकी मां की खुराना परिवार में ऑफिशियली एंट्री हो गई और जानवी खुराना की जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत भी, क्योंकि दिव्या की मां के घर में आते ही उन्होंने काफी सारे ऐसे काम किया जिससे कि जानवी और उसकी मां को सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचती और इन सभी में जानवी के पिता कभी भी आगे बढ़कर जानवी की मदद करने की बजाय उल्टा उसी के खिलाफ थे। कितनी बार तो जानवी को यकीन भी नहीं होता था कि वो सच में उसके खुद के पिता है, जो कि उसे किसी गैर से भी ज्यादा नफरत करते हैं। धीरे धीरे समय बिता गया और दिव्या की मां ने कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से जानवी के पिता ने खुद उसे खुराना परिवार से बाहर निकाल दिया और एक बेहद ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद की जानवी खुराना की जिंदगी सिर्फ कांटों और अंगारों पर चलकर बीती थी। और अपने जीवन के अंतिम समय में उसे आखिर में यह मालूम चला कि वो अब तक कोरोना परिवार के लिए ये सब जो भी कुछ कर रही थी वो सब व्यर्थ था, क्योंकि उन्होंने जानवी की मां को ढाल बनाकर उसे जो भी काम करवाए थे वो सब एक धोखा था। क्योंकि जानवी की मां उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, जो कि जानवी को अपने कुछ आखिरी पलों में मालूम पड़ा। इन सभी यादों के अचानक अपने दिमाग में आने की वजह से जानवी यानी कि मीरा शर्मा थोड़ी ज्यादा भावुक हो गई और उसकी आंखों की नमी थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई। वह अब इसी वक्त होने वाली थी कि तभी अचानक से राधिका शर्मा ने उसे आवाज लगाकर उससे पूछा, मीरा, क्या तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, इतना कि मैं शब्दों में इस बात नहीं सकती। राधिका शर्मा के पूछे गए सवाल पर मीरा ने एक पॉजिटिव अंदाज में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जवाब देने की कोशिश की। हालांकि तभी उसे एक और बात महसूस हुई जिसकी वजह से वो अचानक से अपनी कुर्सी पर से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ मीरा, तुम अचानक खड़ी क्यों हो गई? और तुम्हारी आंखें, क्या बात है? मीरा, तुम ठीक तो हो? क्या कुछ हुआ है? नहीं, यह आप क्या कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। और मेरी आंखें, वो तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल मुझे आंखों में अचानक से थोड़ी जलन सी महसूस हुई, हो सकता है इसीलिए आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई हो। वैसे माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप कुछ समय के लिए इसे ढक कर रख सकती हैं? दरअसल मुझे अचानक से कुछ काम याद आ गया है। मुझे अपने स्कूल में मिले प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ बाहर से सामान लाने हैं और अगर मैं अभी नहीं गई तो बाहर वाला दुकान जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए मैं तुरंत बाहर से होकर आती हूँ।
लेकिन मीरा राधिका शर्मा से अपनी बातें कहने के बाद मीरा ने तुरंत पलटकर टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया और बड़े ही तेजी के साथ घर के में दरवाजे से होते हुए बाहर की तरफ भागी। उस वक्त राधिका शर्मा ने उसे पीछे से आवाज लगाने की भी कोशिश की, लेकिन मीरा ने उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना। मीरा शर्मा दौड़ती हुई अपने घर से कुछ दूरी पर आ चुकी थी और अचानक ऊपर आसमान की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। तभी उसे कुछ एहसास हुआ और मीरा ने तुरंत पीछे की तरफ पलटकर कहा, तुम लोग अब बाहर आ सकते हो, तुम्हारे यूं छिपाने का कोई फायदा नहीं, मुझे पता है तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए सामने आओ। राधिका शर्मा के द्वारा बनाए गए गाजर के हलवा को अपने सामने टेबल पर रखा देखते ही मीरा शर्मा यानी कि जानवी खुराना को अपने पिछले जन्म की कुछ भावुक बातें याद आने लगी। इस वक्त राधिका शर्मा का अपनी बेटी मीरा के लिए इस अपार प्रेम को देखकर जानवी को अपनी उसे मां की याद आने लगी, जिन्हें वो पिछले जन्म में उनके अंतिम समय तक एक बार देख भी नहीं सकी और जिनकी मृत्यु के बारे में मीरा को खुद अपने जीवन के कुछ अंतिम पलों में मालूम पड़ा था। अचानक से अपनी आंखों के सामने आई हुई ये यदि जानवी खुराना को काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है, जिसे वह चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मीरा के ठीक सामने इस वक्त राधिका शर्मा बैठी हुई थी, जिनकी नजरें मीरा के ऊपर ही बनी हुई थी। मीरा नहीं चाहती थी कि वह उसकी आंखों में आंसू देखे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह मीरा से इसके पीछे की वजह पूछेगी, जिसका जवाब शायद मीरा के पास ना हो। अपनी मां की दुख भरी यातों की वजह से अपने आंखों में आंसू को लिए हुए मेरा अपनी मां से कुछ समय के लिए बाहर जाने के बारे में कहकर तुरंत कुर्सी से उठकर बाहर मेन गेट की तरफ भागती है। जिस वक्त अचानक से मीरा शर्मा को ऐसी अजीब तरीके से बर्ताव करता देख राधिका शर्मा पीछे से मीरा को रुकने के लिए आवाज भी लगती है, लेकिन मीरा उनकी बात नहीं सुनती और सीधे में गेट का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ निकल आती है। घर से बाहर निकालने के बाद मीरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत रहती है और एक लंबी गहरी सांस लेती है। इसके बाद मीरा अपने चेहरे को एक पल के लिए अपने दोनों हाथों से ढक लेती है और फिर धीरे से अपने हाथों को हटाकर अपना सिर ऊपर आसमान की तरफ करके तारों की तरफ देखती है। पूरी जिंदगी अपने एक ऐसे इंसान को प्यार किया जिसके नज़र में आपके उसे सच्चे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं थी। आपने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपमान और तकलीफ सही, ऊपर से आपको उसे शख्स के द्वारा चीट किया गया जिस पर अपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ तकलीफ और धोखों से गुजरी है। उम्मीद है अब आप इस वक्त जहां भी होंगे वो खुश होगी और कम से कम इन सभी तकलीफों से दूर होंगे, जहां पर आपकी आत्मा को शांति मिल सके। माँ, क्या आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आती है। रात को अक्सर सपनों में आप मुझे मेरी आंखों के सामने नजर आती है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि आप कभी मुझसे दूर गई ही ना हो और मेरे ही पास हो। मैं पता नहीं सकती मुझे इस वक्त कितना अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है माँ। इस वक्त आसमान में दिख रहे तारों की तरफ देखकर जानवी खुराना काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वह अपनी मां को याद करके अपने मन में ही कुछ भावुक शब्द कह रही थी। मीरा यानी कि जानवी खुराना एक काफी स्ट्रांग और इंडिविजुअल लड़की थी, जो अपने सामने आने वाली किसी भी परेशानियों की तरफ कभी भी घुटने नहीं टेकती थी। उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता था, चाहे उसके सामने खड़ा शख्स कितना ही ताकतवर या फिर कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो। लेकिन मीरा ने कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था। उसने पिछले जन्म में भी अपने सामने आने वाली हर एक मुश्किलों का डटकर सामना किया, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसे सबसे बड़ा खतरा बाहर रहने वाले उसके दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर रहने वाले जिन्हें वह अपना कहती है उनसे था। और यही वजह थी जिसके कारण मीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी जो उसके साथ आगे हुआ उसके लिए। जानवी खुराना ने जिस शख्स को पहली बार एक अनजान मुलाकात के बाद सच्चे दिल से धीरे धीरे प्यार करना शुरू किया था, उसे शख्स ने मीरा शर्मा के सच्चे प्यार का जवाब उसके पीठ में खंजर भोग कर दिया। उसने अपने जी पिता को अपना आइडल समझा था। उन्होंने जानवी की मां के कोमा में जाने की कुछ दिनों बाद ही दिव्या खुराना की मां को यानी कि जानवी खुराना के लिए एक सौतेली मां और एक सौतेली बहन लेकर आ गए। मीरा को उससे भी कुछ नाराजगी नहीं थी, लेकिन वह लोग वहां भी नहीं रुके। उसकी सौतेली मां ने और उसकी सौतेली बहन ने उसके पिता को जानवी के खिलाफ इतना ज्यादा भड़काया कि उन्होंने जानवी को घर से निकाल दिया और उसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया। इन सभी चीजों के बावजूद भी अपनी सौतेली बहन और सौतेली मां की साजिशों से अनजान जानवी उन्हें अपना समझती रही।
लेकिन आखिरी वक्त में उन लोगों ने भी अपना रंग दिखाया और बिल्कुल जानवी के उसे हर एक अपनी की तरह उन्होंने भी जानवी के साथ धोखा किया और उसका हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जानवी इस वक्त अपने घर के बाहर आसमान की तरफ देख इन सभी बातों को सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि उसने कैसे उन जैसे मतलबी और घटिया लोगों पर कभी यकीन भी किया था। जानवी उन दिनों देश दुनिया की अच्छी खासी जानकारी और अपने दुश्मनों से निपटने की ताकत होने के बावजूद भी सच में कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मीरा इस वक्त यह सोच रही थी कि उसने कैसे अपने परिवार पर भरोसा किया और कैसे अपनी जिंदगी में किसी गैर को इतना बेइंतहा प्यार करने की भूल की जिसकी वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफ महसूस हुई। इस वक्त जानवी ने अचानक इन सभी बातों की याद आने के बाद अपने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मैं दोबारा कभी भी वैसी गलतियां नहीं करूंगी जो मैंने उस समय किया था। मैं कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगी और मैं फिर कभी किसी को दिल से चाहूंगी नहीं, ना ही किसी को प्यार करूंगी। क्योंकि कोई ना समझ भी एक बेवकूफ़ी एक बार ही करता है, ना कि वह बार बार उसे दोहराता है। और प्यार एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी गलती कुछ और हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्यार आपको कमजोर और मजबूर बनाने के सिवाय और कुछ नहीं करता। इस दुनिया में सभी लोग मतलबी हैं और कोई भी किसी से प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता के प्रेम को छोड़कर और कोई सच्चा प्रेम नहीं बसता। भले ही जानवी खुराना के पिता ने उसे कभी भी उसे एक बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन मीरा इस बात को जानती थी कि यह सिर्फ उसकी बदकिस्मती थी कि उसके पिता उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आ गए। इन सभी बातों को सोते हुए मीरा शर्मा अपने हाथों से अपनी उन नमी आंखों को पोंछती है। इसके बाद मीरा अपने सामने की तरफ देखती है जहां पर कुछ लोग इस वक्त सड़कों पर घूम रहे थे। वह पलटकर पीछे की तरफ देखती है तो उसे उसका घर नजर आता है जहां इस वक्त अंदर राधिका शर्मा उसका इंतजार कर रही थी। मीरा इस वक्त पीछे पलटकर घर जाने की बजाय अपनी कदम आगे की तरफ बढ़ती है और कुछ फलों के लिए घर जाने से पहले बाहर खुले हवाओं में घूमने का फैसला करती है। इसके बाद वह अपने आसपास मौजूद लोग और कुछ नजरों को देखते हुए एक बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ चुपचाप आगे बढ़ते जाती है। कुछ दूर तक चलते चलते मीरा शर्मा को कुछ एहसास होता है, जिसके बाद वो अचानक से एक पल के लिए बीच में रुकती है और पीछे पलट कर देखती है। उसे वक्त वहां अपने सामने कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद किसी के नजर ना आने की वजह से मीरा चुपचाप वापस पलटकर सीधे चलने लगती है। अचानक सड़क पर चलते हुए मीरा शर्मा एक सुनसान सी गली में मुड़ जाती है, जहां इस वक्त उसे गली का पूरा रास्ता बिल्कुल सुना नजर आ रहा था। उसे सुनसान गली में काफी सारी सड़क की लाइट्स खराब लग रही थी, जो कि इस वक्त जलती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसे गली में काफी ज्यादा अंधेरा फैला हुआ था। हालांकि यह इलाका इतना ज्यादा सुनसान और अंधेरे में होने के बावजूद भी मीरा शर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चले जा रही थी। तभी अचानक पीछे से मीरा को कुछ गिरने या फिर किसी चीज से कुछ टकराने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पैर से कोई चीज जा लगी हो। हालांकि पीछे से आई इस आवाज पर मीरा ने पलटकर नहीं देखा। उसने बस अपने जगह पर रुककर अचानक से कहा, बस करो, तुम लोगों को अब और ज्यादा छिपाने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम सामने आ सकते हो। यहाँ इस जगह पर हमारे सिवाय और कोई भी नहीं है, तो तुम लोगों को सामने आने से हिचकी जाने की कोई जरूरत नहीं। अचानक मीरा शर्मा ने अपनी जगह पर रखकर पलटते हुए किसी को बाहर आने के लिए कहा, जिसके कुछ समय बाद तक भी वहां मीरा की लगाई गई आवाज को सुनने के बावजूद भी कोई बाहर निकालकर आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। किसी के बाहर न आने पर मीरा शर्मा पीछे पलटती है और अपने सामने सुनसान सड़क को देखकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रहती है। लगता है तुम लोगों को आज तक किसी ने बताया नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी छिपकर किसी का पीछा करने नहीं आता। जो चीज तुम्हें अच्छे से नहाती हो उसमें क्यों टाइम बर्बाद करना। सामने आओ, मैं जानती हूं तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। मीरा ने एक बार और पीछे पलटकर किसी को आवाज लगाते हुए उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा, जिसके बाद भी कोई मीरा के सामने नजर नहीं आता। हालांकि तभी मीरा की बातों को कहे हुए कुछ पल ही हुए थे कि तभी अचानक से मीरा को गली के अंधेरे मोड़ से कुछ कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है। उस अंधेरे रास्ते से आ रही कदमों की आवाज को सुनते ही मीरा ने वहां मौजूद लोगों की संख्या का हिसाब लगा लिया। उसके मुताबिक इस वक्त वहां उसकी ओर कर लोगों की बढ़ती हुई कदमों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, बिल्कुल जैसा कि मीरा ने अंदाजा लगाया था। अगले कुछ ही पलों में मीरा को अपने सामने 4 शख्स चलते हुए उसकी ओर बढ़ रहे नजर आते हैं। अचानक उन चारों आदमियों में से एक शख्स मीरा के द्वारा अपने आप की खोज जाने पर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मानना पड़ेगा, ये तो बहुत अजीब है। हमने तो जहां तक अंदाजा लगाया था
तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए थी कि हम लोग तुम्हारे पीछे हैं। लगता है तुम्हारे कान काफी तेज है और तुम ऊपर से जितनी नजर आती हो उससे काफी ज्यादा चालाक और शातिर हो। क्यों मैं सच कहा ना? वो शेख्स अपनी बातें कहते हुए अचानक से मीरा के सामने जल रही सड़क के किनारे लगी एक स्ट्रीट लाइट के रोशनी में आता है, जिसके बाद मीरा अब उन चारों आदमियों को काफी अच्छी तरीके से अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी। वो चारों देखने में काफी ज्यादा हैट कैट और लंबे चौड़े इंसान थे। उनके हाथों पर टैटू और उनके चेहरे पर या फिर शरीर पर काफी सारे जगह पर चोट या फिर कांटे के निशान नजर आ रहे थे। उन लोगों को देखकर मीरा पहले ही नजर में पहचान गई कि यह कैसे आदमी है। हालांकि अपने सामने इन चारों आदमियों को बढ़ाते हुए देखने के बावजूद भी मीरा के चेहरे पर एक पल के लिए भी कोई सिकान नजर नहीं आए। वो इस वक्त उन सभी लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे कि उसे पहले से ही अंदाजा हो कि वो यहाँ पर आने वाले थे। जिस एक्सप्रेशन को उन चारों में से कुछ समय पहले बोलने वाला वो शख्स भी देखा है और बड़ी ही आश्चर्य भरे अंदाज में कहता है, हाँ बिल्कुल लगता है हमारे क्लाइंट के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी थी, क्योंकि ये लड़की मुझे कहीं से भी देखने में कोई डरपोक या फिर बेवकूफ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती, बल्कि इसे तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे हम लोगों की यहाँ होने से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर कौन है ये लड़की? क्या ये सच में एक स्कूल की स्टूडेंट है? इस वक्त मीरा शर्मा जैसी इतनी नौजवान और बेहद ही खूबसूरत लड़की को अपनी आंखों के सामने यूं बिना घबराए खड़े देखकर उन चारों आदमियों में से एक शख्स थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि इस वक्त मीरा शर्मा जिस अंदाज में उन लोगों के सामने बिल्कुल बिना घबराए हुए खड़ी थी, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसी किसी भी इतनी कम उम्र की लड़की को इतना बहादुर नहीं देखा था। ऊपर से मीरा शर्मा जिस तरीके से उन सभी को बाहर आने के लिए पुकार रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि मीरा को पहले से ही जानकारी हो कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो फिर इसके बावजूद भी आखिरकार मीरा शर्मा ने भागने या फिर किसी और भी पब्लिक प्लेस जहां पर काफी सारे लोग हो, वो वहां जाने के बजाय जहां पर यह चारों लोग मीरा के साथ कुछ करने की बेवकूफी कभी नहीं करते, जैसा कि इस परिस्थिति में लगभग सभी लड़कियां इसी रास्ते को चुनती, तो फिर आखिर इस मीरा ने उसे रास्ते को छोड़कर इस सुनसान गली में आना को क्यों चुना, जहां हमारे लिए हमारा काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे यह बात कहीं ज्यादा कंफ्यूज करने वाली तो थी, लेकिन इससे कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मीरा शर्मा ने भले ही यह सब कुछ जानते हुए किया हो या फिर अपनी बेवकूफी में इसे सिर्फ उन लोगों का काम और आसान हुआ था और उन्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं थी। मीरा शर्मा ने अचानक अपने सामने खड़े उन चारों आदमियों से सीधे अंदाज में सवाल किया और कहा, जहां तक मुझे याद है मेरे हिसाब से मैं तुम चारों से इससे पहले कभी भी नहीं मिली, नहीं हमारे बीच कोई जानी दुश्मनी है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो फिर हमारे बीच दुश्मनी होने की बात मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब तुम लोगों के ऐसा करने के पीछे बस एक ही वजह हो सकती है, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसी और ने कहा है। क्यों मैं सच कहा ना? बहुत खूब मानना पड़ेगा, मैं तुम्हें अब तक हमारे बारे में जानने के बावजूद भी इस सुनसान गली में आने के लिए सिर्फ बहादुर समझ रहा था, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा समझदार भी हो। हाँ लड़की, तुमने बिल्कुल सही सोचा, हमारी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हमें किसी ने तुम्हें तुम्हारी जगह और औकात जिससे कि तुम बाहर निकल रही हो उसे तुम्हें फिर से सही तरीके से दिखाने के लिए हायर किया है। नहीं तो हमारा कोई ऐसा शौक नहीं कि हम राह चलते किसी के भी पीछे पागल कुत्तों की तरह लग जाए। तुम सच में बहुत चालाक हो, लेकिन चलो अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हारी चालाकी और देख लेते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि हमें तुम्हारे पीछे ऐसे भेजने वाला शख्स आखिर कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ये भी अंदाजा लगाना कोई उतनी बड़ी बात नहीं होगी। नहीं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? मुझे तो लगा तुम काफी चालाक हो, तुम्हें अंदाज तो जरूर होगा कि इस वक्त ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जिसके अंदर तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा नफरत भरी हो कि वो तुमसे बदला लेने के लिए इस अब तक जा सके कि उसे हम जैसे लोगों को तुम्हें सबक सिखाने के लिए हायर करना पड़े। हाँ वैसे तो यह आसान होना चाहिए था, लेकिन मेरे मामले में ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त मेरी नजरों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस हद तक जा सके कि वो तुम जैसे लोगों को मेरे पीछे भेजने के लिए हायर करें। हालांकि मैं इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें मेरे पीछे भेजा होगा वह जरूर कोई लड़की होगी और उसकी उम्र जरूर लगभग मेरे उम्र के बराबर ही होगी। क्यों मैं सच कहा ना मिस्टर?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सच कहा लगता है। तुम्हारी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है। अगर ऐसी बात है तो सच में उनमें से किसी एक को चुना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि चलो अब इन सभी बातों को साइड रखते हैं। हमें जिस चीज के लिए पैसे मिले हैं, हमें अब हमारा काम पूरा करना होगा। लड़की, इस दिल से मत लेना, हम ये जो भी कर रहे हैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं है। हालांकि यह भी बात गलत होगी अगर मैं कहूं कि हमें हमारी इन कामों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हम लड़कों, अपने काम पर लग जाओ। हमें तुम जैसे काफी सारे कैसे मिले हैं, लेकिन एक बात बताऊं तो तुम उन सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत और आकर्षक हो। मीरा शर्मा की बातों पर हंसते हुए उसे शख्स ने अचानक से अपने साथियों में से एक को मीरा शर्मा की तरफ बढ़ने के लिए कहा। जिसे सुनते हैं, मीरा के सामने उन चारों आदमियों में से एक सेक्स दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और मीरा के ठीक सामने जाकर खड़े होकर अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, बेबी चलो अब चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो, क्योंकि तुम जितना ही शांत रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना तकलीफ तुम्हारी ही बढ़ेगी। ही। बूम! अचानक एक जोरों की धमकी आवाज और उन तीन आदमियों के बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा वो चौथा आदमी जो मीरा की ओर बढ़ा था, वो अचानक से सीधे फ्लो पर बेहोशी की हालत में गिर जाता है। ये क्या हुआ? इस वक्त अपने आंखों के सामने के दृश्य को देखकर बाकी खड़े तीनों आदमी काफी ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि अभी अभी उनके ठीक सामने उनका चौथा साथी जो मीरा की ओर भरा था, वो अब उनके सामने ही फ्लो पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि उन्हें कुछ अंदाजा भी नहीं था कि यह सब हुआ कैसे। लड़की, क्या ये सब तुमने किया? वैसे मुझे इस बात पर यकीन तो नहीं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने जरूर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई। आखिरकार तुमने इसके साथ किया क्या? अचानक मीरा से यह सवाल पूछते वक्त उन तीनों आदमियों में से उनके बॉस लगने वाले उसे शख्स के चेहरे पर मीरा की ओर देखते हुए एक अजीब सी शंका की चिन्ह नजर आने लगी। न जाने क्यों, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस वक्त नीरज शर्मा की वजह से किसी कारण के लिए थोड़ा घबरा रहा हो। अगर तुम्हें जानना है तो क्यों ना तुम खुद यहां आकर देख लो, अपने सामने खड़े उसे शख्स की बातों का जवाब देते हुए मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे शख्स को खुद आगे बढ़कर अपने सवालों का जवाब लेने के बारे में कहा। इस वक्त अचानक मीरा शर्मा के मुस्कुराहट भरे मुंह से निकली हुई इस बातों को सुनकर एक पल के लिए वो तीनों आदमी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि उन्हें इस वक्त सच में कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिर उनके चौथा साथी के साथ ऐसा हुआ क्या कि वो अचानक से बेहोशी की हालत में फ्लो पर जा गिरा। तुम दोनों जाओ और अभी जाकर इस मीरा शर्मा को इसके घुटनों पर नीचे जमीन पर झुका दो। मैं देखना चाहता हूं आखिर ये लड़की क्या कर सकती है। बॉस, सिर्फ हम दोनों ही? क्यों, क्या तुम ऐसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बॉस, हमारा तो कहने का यह मतलब था कि आपके बिना मतलब के इसमें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए तो हम ही दोनों काफी है। आप बस यही खड़े होकर देखिए हम कैसे इस लड़की को सबक सिखाते हैं। हम अपने बॉस के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को सुनने के बाद वो दोनों आदमी पहले तो मीरा शर्मा की तरफ दो पल के लिए काफी गौर से घूर घूर कर देखते हैं और फिर अचानक से एक दूसरे को इशारा करके एक ही साथ मीरा पर हमला करने के लिए उसकी ओर भागते हैं। जिस वक्त वो दोनों मीरा की ओर दौड़कर भाग रहे थे उसे वक्त ठीक उनके पीछे खड़ा उनका बस चुपके से उनके पीछे से उनसे बस कुछ ही दूरी पर उन्हें फॉलो करता हुआ मीरा शर्मा पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मेरा इस वक्त अपनी ओर आ रहे इन दोनों आदमियों को देखकर बिल्कुल शांति से खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन दोनों आदमियों के द्वारा किए गए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। जैसे ही मीरा के पास पहुंचने के बाद उनमें से एक ने मीरा के ऊपर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे मीरा ने तुरंत बड़ी ही तेज रफ्तार से उसे आदमी के हाथों से बचते हुए उसके नीचे से निकलकर एक आदमी के कॉलर को पकड़कर उसे घूमर दूसरे आदमी की तरफ धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ और वह दोनों नीचे गिर गए। एक पल के लिए उन दोनों को यकीन नहीं हुआ अभी उनके साथ हुआ। क्या एक 18 साल की नौजवान लड़की ने उन दोनों जैसे इतने प्रोफेशनल फाइटर को यूं आराम से ऐसे ना जाकर फेंक दिया जैसे कि वो कोई खिलौना हो। पहली बार था जब उनके साथ कभी ऐसा हुआ हो या फिर किसी ने इतनी आसानी से उन्हें ऐसे जमीन पर पटक दिया हो, और वह भी एक लड़की। सब बिल्कुल पीछे खड़ा उनका बस भी बड़ी ही गौर से देख रहा था। इसके बाद उसने तुरंत अपने दोनों आदमियों की तरफ देखा जो कि फ्लो पर गिरे हुए थे। उसने इशारों में उनसे वापस से उठकर मीरा शर्मा पर हमला करने के लिए कहा। क्योंकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए उनमें से एक तुरंत अपने पास गिरी हुई एक लोहे की रोड उठना है
और दूसरा वही परी एक बेसबॉल बैट जो कि काफी पुरानी और टूटी हुई लग रही थी। हालांकि उन दोनों के पास अब हथियार होने के बावजूद भी मीरा शर्मा इस वक्त बिल्कुल शांति से खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे उन दोनों के हाथों में हथियार होने या फिर न होने से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता था। लड़की, मानना पड़ेगा तुम सच में काफी अलग और यूनिक कैसे हो, हमने आज तक कभी भी तुम्हारे जैसी कोई लड़की नहीं देखी, या फिर साफ साफ कह तो तुम्हारे जैसा कोई ऐसा लड़का भी नहीं देखा। तुम सच में काफी चालाक और ताकतवर हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि हमें एक 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की ने ऐसे नचाकर फेंक दिया। लेकिन अब बस खेल बहुत हुआ, यहाँ से अब जो भी कुछ होगा वो एक खेल नहीं बल्कि जंग होगी। अब तक हम लोग तुम्हें एक आम सी लड़की समझकर तुम पर ज्यादा शक्ति नहीं बरत रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हमें तुम्हारी ताकत का अंदाजा लग चुका है, इसलिए अब हम भी अपने हाथ पीछे नहीं खींचेंगे। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शायद अब तुम्हें पिछली बार की तरह दोबारा उतना कुछ खास मौका ना मिले। अचानक मीरा शर्मा से यह बातें कहते हुए उन दोनों में से एक शख्स पहले उठकर खड़ा होता है, जिसकी ठीक पीछे उसका दूसरा साथी भी खड़ा हो चुका था। वो शख्स दौड़ता हुआ मीरा की ओर बढ़ता है और अपनी बेसबॉल के बात को जोर से मीरा की ओर करने के लिए चलता है, जिससे कि मीरा बड़े ही आसानी से नीचे बैठकर उसे बेसबॉल के बात को अपने सिर के ऊपर से निकल जाने देती है और उसे आराम से डोज कर देती है। इसके बाद मीरा उसे शख्स पर पलटकर हमला कर पाती उससे पहले ही उसका साथी भी तुरंत दूसरी तरफ से अपने लोहे की रोड से, जो कि उसने अपने हाथों में थाम रखी थी, उसे तेजी से मीरा की ओर घूमता है, जिसे मीरा एक बार फिर साइड में हटकर आराम से बच जाती है। ऐसे ही जब मीरा इस आदमी के वार से बचकर उसे पर अटैक करने जा रही थी, उसी वक्त फिर से दूसरे आदमी ने पलटकर मीरा पर हमला किया, जिससे मीरा को फिर से बचने के लिए अपने एक कदम पीछे हटने पड़े। भले ही ये दोनों अकेले में कमजोर हो, लेकिन एक साथ इनका टीम वर्क काफी अच्छा और बेहतरीन था। ये दोनों मीरा को पलटकर हमला करने का थोड़ा सा भी मौका नहीं दे रहे थे, की वजह से अब उनके बॉस को भी एक काफी अच्छा मौका मिल चुका था कि वो मीरा पर छिपकर वार कर सके, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो तुरंत मीरा की तरफ छिपकर उसे पर एक हथियार लेकर उसके सिर के पीछे करने के लिए दौड़ता है, जिससे कि वो मीरा को कमजोर कर सके। हालांकि मीरा उसे अंतिम वक्त पर नोटिस कर लेती है और तुरंत उसे पर पलटकर वार करने जा ही रही थी कि तभी अचानक एक तेज रोशनी जाकर उन लोगों की तरफ पड़ती है, और एक पल के लिए उन सभी लोगों की आंखों के सामने इतना ज्यादा उजाला हो जाता है कि उन्हें अपने आसपास का कुछ भी नजर नहीं आता। बूम! तभी अचानक से एक धमकी आवाज सुनाई पड़ती है। इस वक्त मीरा शर्मा ने उन दोनों आदमियों को एक दूसरे पर धकेलकर नीचे गिराया ही था कि तभी उन दोनों ने गिरने के बाद भी अपने पास पड़े कुछ औजारों में से एक बेसबॉल और एक रोड जो कि लोहे का था, उसे उठाकर बिना कोई समय गंवाए, इससे पहले कि मीरा शर्मा खुद को संभाल पाती, उन्होंने उसे पर दोबारा से अटैक कर दिया। वैसे तो मीरा शर्मा के पास अपने पिछले जन्म का फाइटिंग एक्सपीरियंस इतना चाहता था कि उसके लिए इन दोनों नॉर्मल फाइटर को, जो कि सड़क पर सिर्फ मारपीट के काम करने जैसे आदमी नजर आ रहे थे, उन्हें संभालना कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस वक्त मीरा का शरीर उसके एक्सपीरियंस के बराबर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके इस कोमल शरीर को और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत थी। ऊपर से वह दोनों आदमी भले ही एक एक करके अकेले में उतनी ताकतवर न हो, लेकिन उन दोनों का टीम वर्क काफी बेहतरीन था, इतना ज्यादा कि उन्होंने मीरा को एक कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। वैसे तो मीरा चाहती तो आगे बढ़ाकर उन्हें सामने से उन पर अटैक करके उन दोनों को तुरंत ही नॉकआउट कर सकती थी, लेकिन इसमें मीरा को उन दोनों के हाथ में पकड़े गए हथियार से चोट लगने की चांस काफी ज्यादा थी, जो कि खतरनाक हो सकता था। इसलिए मीरा ने वो चांस लेने की वजह एक कदम पीछे हटकर उन दोनों को टैकल करने का फैसला किया। वो उनमें से एक के किए गए हमले से बचकर तुरंत उसके पीछे खड़े दूसरे पर वार करती, जिससे कि उन दोनों में से किसी को भी जल्दी मीरा पर अटैक करने का मौका नहीं मिलता। मीरा कभी उनमें से एक के हमले से बचकर दूसरे के मुंह पर एक जोड़ों का व्यक्ति मारती, तो वही दूसरा जब पलटकर उसे पर वार करने आता तो झुककर उसके पेट में एक मुक्का। वैसे तो नीरज शर्मा का शरीर इस वक्त 18 साल की एक कोमल लड़की का था, जिसकी वजह से उन दोनों को मीरा के हाथों से उतनी ज्यादा चोट तो नहीं पहुंच रही थी, लेकिन मीरा के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से वह उन दोनों आदमियों के ऐसे क्रिटिकल हिस्से पर वार कर रही थी जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता, और वह भी एक के बाद एक उसी जगह पर। ऐसा कुछ समय तक चला जिसमें मीरा ने ऐसे ही एक कदम एक समय पर पीछे हटकर फिर उन पर वार करना जारी रखा, और इसी तरीके से एक वक्त ऐसा आया कि मीरा ने ऐसे ही करके उन दोनों को इतना ज्यादा डैमेज दे दिया था कि वो दोनों अपने कदमों पर ठीक से करे भी नहीं हो पा रहे थे।
वह दोनों इस वक्त अपने चेहरे पर बारिश की तरह बह रहे पसीने में लथपथ मीरा की ओर बड़ी ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। इस वक्त उन दोनों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने अपने आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा हो जिस पर कि उनके लिए यकीन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन लोगों ने आज तक इससे पहले कभी भी एक 18 साल की इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को इस तरीके से किसी आदमी के खिलाफ लड़ते हुए नहीं देखा था, और वह भी एक नहीं बल्कि चार आदमी। वैसे तो वो दोनों इस वक्त अपने सामने खड़ी मीरा शर्मा के द्वारा किए गए कारनामों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, लेकिन इस वक्त उन लोगों को वह भी नजर आ रहा था कि इस वक्त मीरा शर्मा भी काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी और उसकी भी एनर्जी अब खत्म होने को आ चुकी थी। यानी कि मतलब साफ था, मीरा शर्मा पर हमला करने के लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन वह दोनों भी इस वक्त ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं थे कि वापस से अपने कदमों पर उठकर मीरा शर्मा पर दोबारा से एक बार फिर उसी जोश और जुनून के साथ हमला कर सके। यानी कि उनका ये काम किसी और को करना होगा। अचानक से वह दोनों एक का एक अपनी आखिरी बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने कदमों पर उठाते हैं और एक बार फिर से बड़ी ही जोश के साथ मीरा शर्मा पर हल्ला बोलते हैं। उन दोनों ने बिल्कुल पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे मीरा शर्मा पर एक के बाद एक बार करना शुरू कर दिया, जिन्हें मीरा बड़े ही आराम से बचते हुए उन्हें और भी ज्यादा घायल करने में बड़े ही आसानी से कामयाब हो रही थी, और उसने एक बार फिर से उन दोनों को अधमरी हालत में करके वही सड़क पर गिरा दिया। ये काफी अजीब था। उन दोनों ने इससे पहले भी ऐसा काफी बार ट्राई किया था, लेकिन उन्हें अपनी मुंह की खानी पड़ी थी। तो फिर आखिर उनके दोबारा ऐसा करने के पीछे और क्या कारण हो सकता था? इस वक्त शायद मीरा शर्मा के भी मन में यही सवाल चल रहे थे कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ, और तभी मीरा के पीछे से एक तेजी से घूमता हुआ रोड उसके सिर की तरफ आ रहा था, जिसे अचानक से मीरा ने झुककर अपने आप को उसे हमले में घायल होने से बचा लिया। इस वक्त मीरा शर्मा पर यह सरप्राइज अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर मीरा सही समय पर नहीं झुकते और उसे हमले से नहीं बचाती तो वह एक ही हमले में वही गिरकर बेहोश हो जाती। मीरा शर्मा ने जैसे ही पीछे की तरफ पलटकर देखा, उसे अपने सामने उन तीनों आदमियों का बॉस अपने हाथ में एक लोहे का रोड पड़े हुए नजर आ रहा था। लड़की, मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मैं आज से पहले कभी भी तुम्हारे जैसी किसी भी लड़की या फिर औरत को नहीं देखा जो तुम जैसी हो। अगर हमारे क्लाइंट ने हमें बहुत सारे पैसे नहीं दिए होते और यह काम जरूरी से जरूरी तरीके से पूरा करने के लिए नहीं कहा होता तो तुम जैसे शख्स से हमारा पंगा लेने का कोई शौक नहीं था। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट पहले ही ले ली है, इसलिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वैसे तो मैं इस बात को मानता हूं कि तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें भी अब रुक जाना चाहिए। हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता और मुझे साफ साफ नजर आ रहा है तुम अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी हो, और उसे हालत में मेरा सामना करना तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा। हाँ बॉस, ये लड़की भले ही ताकतवर हो, लेकिन जैसा आपने कहा ये अब अपने लिमिट पर है। इसे छोड़ना नहीं बॉस, इस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। इसे भी तो मालूम हो कि हम लोगों से पंगा लेने का मतलब क्या हो सकता है। हाँ, क्या तुमने सुना? इन लोगों को भी नजर आ रहा है कि तुम अब मेरा सामना करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा शांति से अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और हम जितनी हो सके उतनी कोशिश करेंगे कि सब कुछ बड़े ही आराम से हो जाए, जिससे कि हमारा काम तुम्हें ज्यादा चोट पहुंचाए बिना ही पूरा हो जाए। इस वक्त अपने सामने करे उसे शख्स के द्वारा कही गई बातों को सुनकर मीरा शर्मा अचानक से हंस पड़ती है और मुस्कुराते हुए उसे शख्स की बातों का जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल, लगता है तुम्हें अपने आप पर सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अकेले ही संभाल सकते हो, वह भी अपने साथियों की ऐसी हालत देखने के बावजूद भी। चलो इसे बेकार में और ज्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा अच्छी तरीके से होना चाहिए कि मेरा सरेंडर करने का कोई भी इरादा नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा तुम आगे बढ़कर मेरा सामना करो, अगर तुम कर सकते हो तो। मानना पड़ेगा लड़की, लगता है तुम पर बातों का कोई असर नहीं होता, तुम इतनी आसानी से सुरेंद्र नहीं करने वाली। तो चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हम तुम्हारे ही तरीके से फैसला कर लेते हैं कि कौन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट है और कौन नहीं। बिल्कुल, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। उसे शख्स की बातों पर सुनकर मीरा शर्मा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ में जवाब देती है, जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए मीरा शर्मा के सामने खराब वो शख्स बिल्कुल शांत कर रहता है, और फिर अचानक से अपने हाथ में लिए हुए उसे लोहे के रोड को ठीक तरीके से पकड़कर एक गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए मीरा शर्मा की ओर उसे पर हमला करने के लिए दौड़ता है। उसे लगा था कि मीरा जरूर उसके इस हमले से नीचे झुककर बचने की कोशिश करेगी,
जिसकी वजह से उसने इस बार हमला मीरा शर्मा के सिर पर नहीं बल्कि उसके पैरों पर किया। हालांकि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसे शख्स ने कभी सोचा भी नहीं था। मीरा एक छलांग के साथ उसके वार से बच गई और हवा में ही घूमकर एक काफी जोरों की फ्लाइंग किस उसे व्यक्ति को दे मारी, जिससे कि उसके मुंह पर लगी हुई मीरा की जोरों की पड़ने की वजह से वो शख्स अपने लड़खड़ते हुए कदमों के साथ पीछे की तरफ हो गया। लड़की, आखिर तुम चीज क्या हो? तुम एक लड़की होकर इतनी कम उम्र में इतनी प्रोफेशनल फाइटर कैसे हो सकती हो? मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुमने अपने शरीर को उतना ज्यादा ट्रेन नहीं किया, तो फिर आखिर तुम्हारे पास यह इतनी सारी टेक्निक्स इतनी परफेक्ट अंदाज में कैसे? मीरा के लड़ने के तरीके और ऐसे माहौल में उसके चेहरे पर एक बिल्कुल आम सा एक्सप्रेशन देखकर वह काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर एक 18 साल की लड़की चारों तरफ से आदमियों से घिरी हुई इतनी ज्यादा निडर कैसे हो सकती है। ऊपर से उसकी इस बहादुरी को साबित करने के लिए उसकी ताकत भी एक अविश्वसनीय चीज लग रही थी। मीरा शर्मा ने उसे शख्स के पूछे गए सवाल पर पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया, जिस पर एक पल के लिए अपने साथियों की बुरी हालत देखने के बाद वो शख्स वापस से अपने हाथ में लिए उसे लोहे के रोड को कसकर पकड़ता है और इस बार जानवी पर एक गंभीर हमला करने के इरादे से उसकी ओर भागता है, जिसके लिए इस वक्त मीरा शर्मा बिल्कुल तैयार लग रही थी। हालांकि तभी अचानक से उन दोनों की आंखों पर एक जोरों की रोशनी जाकर पड़ी, जिसकी वजह से उन दोनों को कुछ पलों के लिए अपने आसपास के नज़ारे देखने बिल्कुल मुश्किल हो गया। धम! अचानक से हुई इस तेज रोशनी में एक जोरों की धाम की आवाज सुनाई पड़ी, जिस पर अपनी आंखों को ढक राखी मीरा चौंक करनी हो गई, क्योंकि उसे अभी अभी आए हुई किसी सामान की कहानी गिरने की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसे अंदाजा था कि अभी अभी जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से मीरा तुरंत उसे सामने से आ रही रोशनी से दूर हटी और उसके बाद मीरा को अपने सामने जो नजारा दिखाई पड़ा उसे देखकर मीरा के चेहरे के होश उड़ गए। इस वक्त मीरा की आंखों के सामने एक रोल्स रॉयस लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसकी लाइट ने एक पल पहले ही कुछ समय के लिए वहां मौजूद सभी को बिल्कुल अंधे जैसा कर दिया था। और बिल्कुल उसे करके ठीक सामने वो शख्स जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जो कि कुछ समय पहले अपने 3 आदमियों के साथ मीरा शर्मा पर हमला करने आया था। उसे शख्स के सर से चोट लगने की वजह से कुछ खून भी गिरता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि जैसा कि मीरा ने सोचा था, उसे रेड कलर की रोल्स रॉयस कार ने एक शख्स को जो कि मीरा पर हमला कर रहा था, लेकिन अब अगली ही पल वो शख्स इस वक्त मीरा की आंखों के सामने बेहोशी की हालत में नीचे पड़ा हुआ था। ये सब सच में इतना ज्यादा जल्दी हुआ था कि इस पर मीरा शर्मा को पलटकर रिएक्ट देने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त मीरा इन सभी बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उस जगह पर उसे गाड़ी का एक काफी स्टाइलिश दरवाजा खुलता है, जिसकी वजह से कर के अंदर बैठा हुआ शख्स अब कुछ अच्छे खासे नंबर पर साफ सुथरा नजर आने लगा था। हालांकि तभी मीरा की ठीक आंखों के सामने उसे गाड़ी का दरवाजा खुलने के बाद एक शख्स बाहर निकलता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। आगे की स्टोरी जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद, मिलते हैं।